नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप। कैसे हैं दोस्तों? कैसी चली आप सबकी प्रिपरेशन? जो आरआरबी स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम था, जिसका कि बहुत दिन से इंतजार था दोस्तों। पिछले 3-4 महीने से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, राइट? जो हमारे साथ जुड़े होंगे उनको पता होगा, जो हमारे चैनल को फॉलो करते होंगे, जिसमें कि हम बहुत सारा वीडियोस कंटेंट, हमारे जो ऐप है व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप, उस पे टेस्ट सीरीज स्पेशली फोकस्ड ऑन जो लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, आईआर, आरटीआई, एनपीएस, कंप्यूटर, इस बेसिकली जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है, वो सारा चीज़ हमने कोशिश किया था आपको कवर कराने की, राइट? एंड ऑल्सो करंट अफेयर्स भी हमारे प्लेटफॉर्म पे अभी करंट अफेयर्स भी आपको पिछले 6-7 महीने का मंथली करंट अफेयर्स प्लस स्पोर्ट्स, पर्सन इन न्यूज़, गवर्नमेंट स्कीम्स, राइट? ये सारी चीज़ें भी, इंडेक्सेस, वो भी हम कवर करवा देंगे हमारे ऐप पर। तो करंट अफेयर्स की चीज़ें भी हो जाएंगी। तो आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो सीरियसली एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, तो वो ऑलरेडी चीज़ों को फॉलो कर रहे होंगे। नाउ आज का जो एजेंडा है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे जो एस्पिरेंट थे वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे स्टूडेंट्स की, एक समरी सीट काइंड ऑफ थिंग। तो इस वीडियो में इस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सारे एक्ट, लगभग ऑलमोस्ट ऑल जो 15 14 15 एक्ट हैं, इन सिंगल पीडीएफ समरी ऑफ ऑल एक्ट इन फॉर्म ऑफ टेबुलर फॉर्म, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों, राइट? तो बेसिकली इसमें हम, ये थोड़ा से लंबा वीडियो रहेगा जिसमें कि हम सारे एक्ट को आपको सिंगल वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि फोकस करेंगे समरी ईच एक्ट की, क्या क्या समरी, क्या क्या उसका अप्लीकेबिलिटी क्लॉज है, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन, प्रोहिबिशन, क्या क्या मैटरनिटी बेनिफिट का देखिए यहाँ पे समरी है उस एक्ट का कंप्लीट 2-3 ईच एक्ट 1 or 2 पेजेस में पूरा आपको एक यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में देखिए यहाँ पे वो चीज़ें मिल जाएंगी। क्लियर है? तो ठीक है। तो ये दोस्तों आज का जो पर्पज हमारे इस वीडियो का, आई होप आप सबको ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको इसका क्या है, ईच जो भी एक्ट है उसका समरी मिल जाएगा। क्लियर है? ओके। तो बेसिकली आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो नॉन प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है, जिसमें कि करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ, एप्टीट्यूड, जो मेंटल एबिलिटी का पार्ट है, वो आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तैयारी करते रहिए, उसका प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये जो 20 दिन बचे हैं लास्ट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। एक्चुअली जो लास्ट के 15-20 दिन या 1 महीने होता है, प्रैक्टिसिंग टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, राइट? उसी को टारगेट रखते हुए दोस्तों हमारे जो ऐप है व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप, आपको पता होगा ऑलरेडी उस पे बहुत सारे इनिशिएटिव हम रन कर रहे हैं। जो भी इंटरेस्टेड है, प्लीज डाउनलोड दिस ऐप व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे मिल जाएगा आपको उसको लिंक, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और आप वहाँ पे जाके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्विजेज, राइट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, स्पेशली जो प्रोफेशनल एबिलिटी वाला पूरा सिलेबस है उसका पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पर, राइट, हमारे ऐप पर एक्सक्लूसिवली। और जस्ट केवल 599 में आपको क्या, देखिए, फुल कोर्स मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, देखिए फुल कोर्स जो है, फुल कोर्स कंटेंट, राइट, जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है, राइट, प्रोफेशनल एबिलिटी कंप्लीट सिलेबस, राइट, इसका क्या है दोस्तों, इसको आपको देखिए यहाँ पे, ठीक, जस्ट आपको 599 रुपीज में, कितना, 599 रुपीज में आपको फुल, देखिए, सिलेबस यहाँ पे मिलेगा। देखिए वीडियोस, देन टेस्ट सीरीज, राइट, 20 टेस्ट मिलेंगे। देखिए देन टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज ईच टॉपिक, राइट, ठीक, इस तरह से देखिए ई बुक, ओके। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर इसका फीस देखिए पहले काफ़ी ज़्यादा थी, हमने अभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप सभी को लगा कि हेल्प करने के लिए मैंने कहा चलो एटलीस्ट जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं 599 में जस्ट हमने आपका ये इसका प्राइस कर दिया है। तो कोई भी आप पैसे ज़्यादा हैं या फीस ज़्यादा है, इसलिए मेरा ये मानना है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो कि उसको सब्सक्राइब ना कर पाए हमारे कोर्स को, राइट। हमारा जो मेन बेसिक फंडा है उसी को ध्यान में रखते दोस्तों हमने बहुत नॉमिनल फीस रख दी है अभी 599, जस्ट
एक टाइम का अगर आप लंच करने जाओगे तब भी उतने में 599 50-500 रुपये हो जाता है। तो हमने कोशिश की दोस्तों जितना कम से कम में आपको प्रोवाइड करा सकें, हमने आपको यहाँ पे ऑफर दे दिया है। तो ऐप पे जाइए दोस्तों, ये सारी चीज़ें अभी 1 महीने के लिए जो स्पेशल कोर्स है, स्पेशल लाइक क्विक रिवीजन प्लान के नाम से आपको ऐप पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इसका फ़ायदा उठाइए। चलिए, तो ये तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया, क्योंकि बहुत सारा दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने मेहनत की है, तो आप प्लीज़ इसका एडवांटेज लीजिए। जो जो चीज़ें हमने प्रिपेयर की हैं, आई होप आपको इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों? तो आज का दोस्तों हमारा जो टॉपिक है मैं आपको बता दूं, चलिए, जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि देखिए एग्जाम में अभी बहुत कम टाइम बचा है, तो प्रैक्टिस बहुत करिए। प्रैक्टिस किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, राइट। अभी भी आपके पास टाइम 20 दिन है, आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। जो 15-20 दिन का टाइम हमारे पास है, आप कोई उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप काम होके, कूल होके अपना जो भी पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। देखिए, पढ़िए थ्योरी, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए, दोनों चीज़ें पैरेलली करिए। अगर आप केवल पढ़ते रहते हो, बहुत सारे एस्पिरेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि वो केवल थ्योरी पढ़ते रहते हैं। अभी भी बहुत सारी किताब इधर से उधर से, आप डिफरेंट बुक से एक ही कंटेंट 4 किताबों से पढ़ते रहते हैं, यहाँ से वहाँ से। ऐसा मत करिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, अदरवाइज क्या होगा कि आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। एक कंटेंट पकड़िए, उसको बार बार रिवाइज करिए और उस पर बेस्ड जो है एमसीक्यूज सॉल्व करिए। ये एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी, राइट, अगर आप रियली फोकस्ड हैं तो। ठीक है, तो डोंट डू दैट मिस्टेक कि बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा करके, जस्ट वो करके, प्रिंट आउट निकलवा के और पढ़ते हुए एक कंटेंट पकड़िए। ठीक है, वो कंटेंट शायद बेस्ट ना हो, बट आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे, एटलीस्ट जो क्वेश्चन आएगा उसमें से 80% 70% भी अगर करेक्ट कर जाते हैं तो आपका चांसेस बढ़ जाएगा सिलेक्शन का, राइट। तो इसलिए डोंट वेस्ट टाइम जस्ट रीडिंग मल्टीपल थिंग्स, फोकस करिए। तो उसी को ध्यान में रखते, देखिए हमने यहाँ पे एक समरी सीट आपके लिए बनाने की कोशिश की है, राइट, जो ऐप पे अवेलेबल भी है पीडीएफ के फॉर्म में। आप ऐप पे जाइए, वहाँ पे ये चीज़ें ई बुक के अंदर अवेलेबल है, समरी ऑफ ऑल लेबर लॉज एक्ट के नाम से। क्लियर है? तो आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए। क्लियर है? चलिए, तो मैं क्विकली आज यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा आपको ये पूरा। तो बने रहिए लास्ट तक, वीडियोस को शेयर कीजिए दोस्तों, राइट। अगर आपको ठीक लगता है तो आप हमारे जो सब्सक्रिप्शन है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको यूजफुल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ गए? चलो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, पहला एक्ट क्या है यहाँ पे, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। फर्स्ट एक्ट क्या है दोस्तों? फर्स्ट एक्ट है, देखिए, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मातृत्व लाभ अधिनियम, राइट। देखिए, हमारे सिलेबस में कितने एक्ट हैं टोटल दोस्तों? लगभग 15 से 16 एक्ट हैं, राइट। उसमें आरटीआई, एनपीएस, कंप्यूटर, उसके अलावा जो टॉपिक्स हैं और इंक्लूडिंग जो लेबर लॉज एक्ट है, मिला के 16 से 17 टॉपिक हैं टोटल, इंक्लूडिंग आरटीआई, एनपीएस, कंप्यूटर। ठीक है, तो चलिए पहला देखिए यहाँ पर टॉपिक क्या है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। ये क्या होता है दोस्तों? इस एक्ट में बेसिकली क्या चीज़ है, इसमें जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं और वर्किंग हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन डिफाइन किया गया है। कौन सी कंपनियों में लागू होगा ये जो मातृत्व लाभ अधिनियम है, राइट। एंड व्हाट आर द प्रोविजंस, व्हाट आर द बेनिफिट्स लेडीज या प्रेग्नेंट लेडीज विल गेट, लाइक मैटरनिटी लीव या मैटरनिटी बेनिफिट, कैश बेनिफिट्स, या देयर आर अदर बेनिफिट्स। वी विल डिस्कस वन बाय वन दोज थिंग्स दे गेट इफ दैट एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रोविजन तो ये है, देखिए इसमें देखिए अप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट मीन्स कि जो अधिनियम की प्रयोज्यता है कहाँ पर लागू होगा, राइट। देखिए, अप्लीकेबल टू एस्टेब्लिशमेंट लाइक फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशन, शॉप्स विद 10+ वर्कर्स। कितना? 10 से ज्यादा है तो दैट दे विल, इट विल बी, दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल। कितना? देखिए, मोर देन 10 एम्प्लॉइज वहां पे है तो दिस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इज एप्लीकेबल। ये कहाँ है? देखिए सेक्शन 2 में डिफाइन, इधर सेक्शन नंबर भी दिए हैं दोस्तों, तो आप सेक्शन नंबर भी देखते जाइए। मैं आपको यहाँ क्विकली प्रोविजन बताऊंगा, ये चीजें आप। यह अधिनियम उन प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जिनमें 10 या उससे अधिक कर्मचारी हैं। क्लियर है? देखिए यहाँ डेफिनेशंस, परिभाषाएं जो है दोस्तों, ये थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे सेक्शन का क्रम शायद डिस्टर्ब हो गया होगा, तो आप इसको थोड़ा सा वो कर लीजिएगा, क्योंकि शायद ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। प्लीज वेरीफाई सेक्शन नंबर्स, राइट। ये चीजें बहुत इजीली हैं, आप प्रोविजन पे यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेक्शन नंबर हम तो इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा आप लोग। क्लियर है? प्रोवाइड्स डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स लाइक एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, वेजेस, मैटरनिटी बेनिफिट। ये क्या है? डेफिनेशन के लिए सेक्शन 2 में दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा ये सेक्शन 2 है, एक्चुअली सेक्शन 2 में, ये 1 में है, ये थोड़ा सा नंबर है शायद इधर हो गया। सेक्शन 2 में देखिए ऑल डेफिनेशन दी गई हैं, परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, जो भी नियोक्ता, कर्मचारी, वेतन, मातृत्व लाभ आदि का परिभाषा। यहाँ पे देखिए प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव क्या है कि नो वर्क ड्यूरिंग 6 वीक्स पोस्ट डिलीवरी
मिसकैरेज और एबॉर्शन, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कितने, ये पूछ सकता है कि 6 वीक्स तक, कितना 6 वीक्स तक आपको क्या है, नो वर्क, आप किसी लेडीज को एम्प्लॉयमेंट या काम के लिए नहीं बुला सकते हैं पोस्ट डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के बाद सपोज मिसकैरेज हो जाता है, सपोज ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट रीजन, अगर किसी लेडी को मिसकैरेज हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, उस केस में भी आपको या एबॉर्शन कराना पड़ता है कुछ ड्यू टू सम मेडिकल रीजन, राइट, देन 6 वीक्स तक आप उसको, महिला को काम करने के लिए बुला नहीं सकते, दैट्स व्हाट लिखिए, नो वर्क ड्यूरिंग 6 वीक्स पोस्ट डिलीवरी। ओके, तो ये इसका प्रोविजन है, राइट। नाउ मैटरनिटी बेनिफिट देखिए, मैटरनिटी लाभ क्या क्या है, एंटाइटलमेंट टू पेड लीव अप टू 26 वीक्स, 8 वीक्स बिफोर डिलीवरी एंड सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कितना टोटल, 26 वीक्स टोटल, 8 वीक्स बिफोर डिलीवरी। तो सपोज डिलीवरी के पहले कितना लीव ले सकती है, देखिए ये चीज पूछ सकता है एग्जाम में। तो डिलीवरी के पहले देखिए 8 वीक्स, डिलीवरी बिफोर डिलीवरी 8 वीक्स ओनली एंड टोटल ड्यूरेशन 26 वीक्स, दैट इज द, कि ये इतना मिनिमम है। तो यहाँ देखिए इसका आंसर क्या है, इसका देखिए 26 वीक्स एंड 8 वीक्स बिफोर डिलीवरी आपको लेना ही है, इससे कम आप नहीं ले सकते, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो, एंड बाद में बाकी चीज़ें आप उस समय ले सकते हो। क्लियर है, समझ गए। तो 8 वीक्स क्या बिफोर डिलीवरी, तो 2 महीने पहले आप ले सकते हो, सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी, राइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेशल केसेस क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे, बेनिफिट्स कंटिन्यू ESI एक्ट अप्लाइज आल्सो कवर्स हाई वेज वुमेन इन ESI यूनिट। मान लीजिए वहाँ पे ESI एक्ट भी कवर है, राइट, देन हाई वेजेस वुमेन है ESI के अंदर है, तो भी ये क्या है, स्पेशल केसेस के मामले में ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। क्लियर है। नाउ नोटिस ऑफ क्लेम देखिए, वुमेन मस्ट नोटिफाई एम्प्लॉयर ऑफ एक्सपेक्टेड एब्सेंस एंड क्लेम फॉर बेनिफिट। जो भी है आपको क्या है, नोटिस देना है अपने एम्प्लॉयर को। डेथ ऑफ विमेन देखिए, इसकी बेनिफिट पेड टू नॉमिनी लीगल है, विमेन डाइज सपोज ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट रीजन, अगर विमेन की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो या प्रोसेस या डिलीवरी के टाइम, तो उसको जो नॉमिनी है उसको। मेडिकल बोनस देखिए, इसमें प्रोविजन है क्या, एज पर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट देयर इज अ प्रोविजन फॉर मेडिकल बोनस, कितना 1000 रुपया, रिवाइज अप टू 20,000 इफ प्रीनेटल या पोस्टनेटल केयर नॉट प्रोवाइडेड, राइट, इट कैन बी रिवाइज अप टू 20,000। बेसिक जो उस टाइम रेट था वो 1000 था, बट ये बढ़ता रहता है, राइट, अभी शायद 3000 के आसपास है, जस्ट चेक इट, ओके, जस्ट चेक कर लीजिए कि कितना मेडिकल बोनस है। लीव फॉर मिसकैरेज, मैंने बताया गर्भपात आपका मान लीजिए हो जाता है किसी लेडी का, तो कितना है, तो 6 वीक्स पेड लीव मस्ट पोस्ट मिसकैरेज और मेडिकल टर्मिनेशन, राइट। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी चीज देखा था हमने, कितना 6 हफ्ते, 6 वीक पोस्ट मिसकैरेज। ट्यूबिक्टोमी लीव देखिए, नसबंदी कराते हैं आप, मान लीजिए कोई भी, आपको पता है, तो 2 वीक्स पेड लीव मस्ट पोस्ट ट्यूबिक्टोमी, नसबंदी के बाद 2 हफ्ते आपको, मीन्स 15 दिन लगभग आपको छुट्टी मिलेगी, दैट इज पेड लीव। क्लियर है। ये सारे प्रोविजन कहाँ पे डिफाइन है, जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, राइट। लीव फॉर इलनेस देखिए यहाँ पे, अप टू 1 मंथ पेड लीव फॉर इलनेस ड्यू टू प्रेगनेंसी, मान लीजिए आपको स्पेशल कुछ रीजन है, कुछ डिजीजेज हैं, देन आपको यहाँ अप टू 1 मंथ पेड लीव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये स्पेशल प्रोविजन है लीव पर। द नर्सिंग ब्रेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए स्तनपान अवकाश देखते हैं, राइट। नर्सिंग ब्रेक की, मान लीजिए डिलीवरी के बाद महिला जब काम रिज्यूम करती है कोई लेडी, देन बिकॉज वो बच्चा छोटा है, तो ही हैज टू फीड दैट चाइल्ड, राइट, उसके लिए क्या है, ही हैज टू गो, सपोज क्रेच इज देयर, क्रेच फैसिलिटी देखेंगे, क्रेच मतलब जहाँ पे महिलाएं अपने जो वर्किंग वीमेन है, दे कैन ब्रिंग देयर चिल्ड्रन, तो क्रेच में जाके देखिए 2 नर्सिंग ब्रेक, ये इंपॉर्टेंट सब प्रोविजंस पूछे जाते हैं। इसका ऑलरेडी हमने एमसीक्यूज पूरा हमारे ऐप पे प्रैक्टिस सेशन अवेलेबल है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाके प्रैक्टिस सेशन में ही सारे, तो देखिए 2 नर्सिंग ब्रेक्स पर डे, राइट, अंटिल चाइल्ड इज 15 मंथ। अब कब तक, 15 महीने तक के बच्चा जब तक नहीं हो जाता है तब तक आपको 2 नर्सिंग ब्रेक मिलेगा। उसका ड्यूरेशन क्या होगा, 15 मिनट्स और 5 मिनट्स आने जाने के लिए, टोटल कितना 20 मिनट्स, टोटल 20 मिनट्स आपका जो ड्यूरेशन होगा नर्सिंग ब्रेक का, एंड 2 टाइम्स यू कैन टेक। क्लियर है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं क्विकली। देखिए 11A सेक्शन जो है क्रेच फैसिलिटी, मैंने बताया था कि बाल देखभाल सुविधा, जिसको कि बच्चों को देखभाल सुविधा, एस्टेब्लिशमेंट विथ 50+ एम्प्लॉइज मस्ट प्रोवाइड क्रेच, जहाँ पे 50 से ज़्यादा एम्प्लॉइज हैं तो यू मस्ट प्रोवाइड क्या, क्रेच, अंडरस्टूड। तो 50 से ज़्यादा अगर वहाँ पे एम्प्लॉइज हैं, देन क्रेच फैसिलिटी शुड बी देयर, 50 से अधिक कर्मचारी प्रतिष्ठानों में क्रेच। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसमिल, बर्खास्ती से सुरक्षा, नो डिसमिल ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव, एक्सेप्शन अप्लाई फॉर मिसकंडक्ट। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लीव आप किसी को एक्सपेल नहीं कर सकते हैं, उसको बर्खास्त नहीं कर सकते हैं जॉब से, राइट। एंड स्पेशल मान लीजिए मिसकंडक्ट है, कुछ ऐसा रीजन है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिनरी एक्शन है, सीरियस डिसिप्लिनरी एक्शन, देन आप उसमें एक्शन ले सकते हो, बट
provided you have to take separate permission. Now नो वेज डिडक्शन देखिए, वेतन में कटौती नहीं, देखिए सेक्शन 13 में नो डिडक्शन फॉर लाइटर वर्क और नर्सिंग ब्रेक। सपोज आप उसमें प्रोविजन है कि आप महिला को ज़्यादा हैवी वर्क नहीं दे सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या पोस्ट प्रेगनेंसी आने के बाद, राइट। तो आपको क्या है, उसके लिए आप ऐसा नहीं कि उसको कम पे करेंगे, उसकी सैलरी करेंगे बिकॉज कि वो हल्का काम कर रही है या थोड़ा सा कम काम नर्सिंग ब्रेक ले रही है, राइट। वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो आप। इंस्पेक्टर देखिए, इंस्पेक्टर आपको पता है टू इंश्योर कंप्लायंसेज कैन पेमेंट और ऑर्डर पेमेंट आर इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो मीन्स कि इंस्पेक्टर का रोल क्या होता है, ही इंश्योर द कंप्लायंसेस, जो भी एज पर द जो एक्ट है, वट एवर द कंप्लायंसेस नीडेड दैट ही इंश्योर्स, हु इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज। क्लियर है। नाउ 4 फीचर देखिए, लाभ की जो हानि है, वर्किंग ड्यूरिंग ऑथराइज्ड लीव लीड्स टू द लॉस ऑफ बेनिफिट। वर्किंग ड्यूरिंग ऑथराइज्ड लीव लीड्स टू द लॉस ऑफ बेनिफिट, राइट। अधिकृत अवकाश के दौरान कार्य करने पर लाभ समाप्ति। मान लीजिए आपने प्रेगनेंसी लीव ले लिया, बट उस टाइम आप कहीं पे और काम करने लग रही हैं, यू आर वर्किंग समवेयर एल्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी लीव, देन योर प्रेगनेंसी सॉरी मैटरनिटी लीव कैन बी forfeited, कैन बी टेकन forfeiture, ओके। तो दीज थिंग्स आर देयर, ओके। आई थिंक पेनल्टी फॉर वायलेटिंग कंडीशन, ठीक है, प्रिस्क्राइब रजिस्टर और रिकॉर्ड्स, ये सब देखिए सेक्शन में ये चीज़ें हमने अपने जो वेयर एक्ट है वो भी हमारे ऐप पे अवेलेबल है, इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, इसका थ्योरीज का जो है वो भी अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हो एमसीक्यूज में। चलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पी क्या मिसलेनियस प्रोविजंस इंक्लूड एग्जेम्पशन, रूल मेकिंग पावर, प्रोटेक्शन ऑफ गुड फेथ एक्शन, देन रिपील्स अर्लियर मैटरनिटी लॉज एंड एप्लीकेबल। Once this act is enforced, then all previous whatever maternity act या provisions है that will be repealed. That is the meaning of that, कि वो सारे जो खारिज हो जाएंगे, यही एक्ट जो है अप्लीकेबल होगा। क्लियर है। तो ये हमने यहाँ पे देखा, ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कवर किया आपको क्विकली। आई होप ये चीज़ इस तरह से आपको रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए दूसरा एक्ट शुरू करते हैं, बिकॉज जल्दी थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे एक्ट हैं, टॉपिक हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए नाउ सेकंड देखिए यहाँ पे क्या है, डिटेल समरी ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। कौन सा, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। क्लियर है। नाउ ये देखिए, पता है आपको ट्रेड यूनियन एक्ट किस रिलेटेड है, कि जो भी ट्रेड यूनियंस होती हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों की ट्रेड यूनियंस हो सकती हैं, उनके कलेक्टिव बार्गेनिंग या जो भी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दे कैन फॉर्म एन एसोसिएशन और यूनियन दैट इज गवर्न बाय द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। दैट इज द बेसिक एजेंडा आया, ऑब्जेक्टिव ऑफ इनएक्टिंग दिस एक्ट, राइट, ट्रेड यूनियंस एक्ट। चलिए यहाँ पे देखिए सेक्शन 2 में आपको पता है, देखो डेफिनेशन दी गई दोस्तों। ऑल एक्ट का सेक्शन 2 में क्या है, डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऑफ की टर्म देखिए, ट्रेड यूनियन, ट्रेड डिस्प्यूट, रजिस्टर, एग्जीक्यूटिव, ऑफिस बेयर, ये सारे जो डेफिनेशन हैं दोस्तों, ये किस पर्टिकुलर सब सेक्शन में, ये भी पूछता है कभी कभी कि मान लीजिए सेक्शन 2 के अंदर ट्रेड डिस्प्यूट किस सब सेक्शन में। इसका सेपरेट हमने एक वीडियो बनाया था, समरी ऑफ सेक्शन 2, ओनली सेक्शन 2 जिसमें रहेगा दोस्तों, राइट, सेक्शन 2 ऑफ ऑल एक्ट। देखिए ये हमने एक समरी ऑलरेडी बनाया था, ऑल एक्ट्स, राइट। ये भी हमारे ऐप पे अवेलेबल है दोस्तों, ये ऑलरेडी आप पे अपलोड कर दिया गया, इसका पीडीएफ भी, समरी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ ऑल एक्ट। जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 की, एक समरी ईच एक्ट में क्या क्या जो डेफिनेशन है एंड विथ सब सेक्शन, वो भी अवेलेबल है, आप जाकर ऐप पे पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए तो ये यहाँ पे देखिए सेक्शन 2 में ये। नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, देखिए ट्रेड यूनियन का पंजीकरण क्या है, प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार्स, प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिक्वायरमेंट्स लाइक मिनिमम 7 मेंबर्स, रूल्स, नेम्स एंड ऑफिस डिटेल्स एक्सेट्रा। मिनिमम कितना, एक ट्रेड यूनियन रजिस्टर करने के लिए क्या आपको मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, हाउ मेनी, 7 मेंबर्स। क्लियर। तो ये छोटे छोटे क्लॉजेज हैं, ये कहाँ से, सेक्शन 3 से लेके 12 में डिफरेंट प्रोविजन दिए गए हैं। डिटेल एक एक सेक्शन आपको मिल जाएगा बेयर एक्ट में, और या थ्योरी के हमारे जो पीडीएफ्स है वो अपलोड है ऐप पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा डिटेल में। क्लियर है। चलो सेक्शन 13 देखते हैं, इनकॉर्पोरेशन, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस बिकम लीगल पर्सन्स विथ राइट टू ओन प्रॉपर्टी, मीन्स की जो ट्रेड यूनियंस है दे विल बिकम अ लीगल एंटिटी, राइट। यहाँ पे देखिए हिंदी में भी दिया हुआ है, तो यू कैन गो थ्रू, राइट। नाउ 14 में देखिए क्या है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ अदर एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट नॉट एप्लीकेबल टू रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस। तो जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, वो एप्लीकेबल नहीं होगा किस पे, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन पे। क्लियर है। ओके। नाउ यूज ऑफ जनरल फंड्स, आपको पता है ट्रेड यूनियन के 2 तरह के फंड्स क्लियर कर सकते हैं, क्या क्या,
एक है जनरल फंड्स, एक है पॉलिटिकल फंड, राइट। ट्रेड यूनियन फंड, जो जनरल फंड्स होता है देखिए, लाइक पर्पजेज फॉर विच यूनियन फंड्स कैन बी स्पेंड, लाइक सैलरीज देना जो ऑफिस बेयरर्स होंगे या जो स्टाफ होगा, लीगल एड एंड मेंबर वेलफेयर। सपोज जो भी ट्रेड यूनियंस के पार्ट है, मेंबर है, उनको कुछ लीगल हेल्प चाहिए या उनका कुछ केस चल रहा है, डिस्प्यूट है ऐसा राइट्स के लिए, देन वो ट्रेड यूनियंस कैन हेल्प विद द जनरल फंड्स, राइट। पॉलिटिकल फंड्स क्या होता है, दे कैन सपोर्ट सम पॉलिटिकल एक्टिविटी यूजिंग दैट फंड, बट दैट शुड नॉट बी मिक्स्ड। वो पॉलिटिकल फंड राजनीतिक जो कोष है और गैर राजनीतिक जो है जनरल में सामान्य कोष है, दोनों का यूज क्लियर है। आप दोनों का मिक्स नहीं कर सकते। जनरल फंड से आप पॉलिटिकल एक्टिविटी सपोर्ट नहीं कर सकते हो, एज पर लॉ, एज पर दिस एक्ट, इट इज नॉट अलाउड एंड इट इज इलीगल, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप क्लियर। नाउ पॉलिटिकल फंड देखिए, अभी हमने उसके बारे में बात की। सेपरेट फंड अलाउड फॉर पॉलिटिकल पर्पज, कंट्रीब्यूशन वॉलंटरी, राइट। जनरल फंड में भी कंपल्सरी, बट कंट्रीब्यूशन जो है पॉलिटिकल फंड में ये वॉलंटरी होता है। नाउ लीगल इम्यूनिटी देखिए, प्रोवाइड्स इम्यूनिटी फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सिविल सूट्स इन ट्रेड डिस्प्यूट एंड अलाउज इन्फोर्समेंट ऑफ यूनियन एग्रीमेंट। मेंबर एंड ऑफिस बेयरर्स, मेंबर्स देखिए 15 ईयर्स प्लस होने चाहिए एंड ज्वाइन 50% ऑफ ऑफिस बेयर मस्ट बी कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री, राइट। मेंबर्स एंड ऑफिस बेयर देखिए, कितना मेंबर्स बनने के लिए 15 ईयर्स होना चाहिए। हाउ मच, 15 साल का कोई उससे ज़्यादा है तो वो यूनियन का मेंबर बन सकता है। बट ऑफिस बेयर बनने के लिए दोस्तों उसका एज क्राइटेरिया ज़्यादा है, आई थिंक वो 18 है या 21 है, आप चेक कर लें, इसमें आगे होगा, देख लेंगे। 50% जो है ऑफिस बेयर मस्ट बी फ्रॉम इंडस्ट्री, 50% कैन बी फ्रॉम आउटसाइड। ये सारे जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इस पे फोकस करिए, ये पूछ सकता है एग्जाम में, राइट। नाउ नेम चेंज एंड अमलगेशन देखिए, ये सेक्शन 23 से 26, प्रोसीजर फॉर चेंजिंग नेम और मर्जिंग टू और मोर ट्रेड यूनियंस, राइट। यहाँ पे दिया गया डिसोल्यूशन, नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन मस्ट बी सेंट टू रजिस्ट्रार, फंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तो मान लीजिए अगर आपको डिसोल्यूशन करना है ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन से हो सकता है कि आपको जो ट्रेड यूनियन है वो डिसॉल्व करना पड़े, तो ये प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है। क्लियर है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, हो क्लियर। नाउ पेनल्टीज एंड प्रोसीजर देखिए, पेनल्टी फॉर फेलियर टू फाइल रिटर्न्स, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स एंड रूल्स फॉर कॉग्निशन ऑफ ऑफेंस। तो ये चीज कहाँ पे है देखिए, 31 से लेकर 33, ये दंड एवं प्रक्रिया में डिफाइन की गई है कि आपको क्या है देखिए, फाइल एक रिटर्न फाइल करना होता है कंपल्सरी ईच एवरी ईयर, देन फॉल्स डॉक्यूमेंट देने का अगर हुआ है तो आपको पेनल्टी लग सकती है, या रूल फॉर कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। क्लियर है, ओके, आई होप क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला है डिटेल समरी ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ ट्रेड यूनियंस। अच्छा ये फिर से वो यहाँ पे वहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा और डिटेल में दे दिया गया, तो ये आप देख लीजिएगा। देखिए वही सेम चीज़ था कि ऑफिस बेयर का क्या होना चाहिए, राइट, ट्रेड यूनियन ट्रेड डिस्प्यूट के क्या डेफिनेशन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, कब से कब तक है ये, दैट यू कैन फाइंड इन द PDF। क्लियर है, देखिए सेक्शन वाइज यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। सेक्शन 3 to 12 में क्या है, सेक्शन 3 में रजिस्ट्रार अपॉइंटमेंट, सेक्शन 4 देखिए मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 5 क्या है, डिटेल्स एप्लीकेशन नेम, एप्लीकेशन डिटेल्स नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट्स, राइट। सेक्शन 6 क्या है, रूल्स है, मस्ट इंक्लूड यूनियन नेम, ऑब्जेक्टिव, मेंबर लिस्ट, फंड यूज, एडमिशन। सेक्शन 7 देखिए क्या है, फर्दर इन्फॉर्मेशन। सेक्शन 8 में क्या रजिस्ट्रेशन है, सेक्शन 9 में सर्टिफिकेट, सेक्शन 10 में सॉरी कैंसिलेशन, अपील किस में, सेक्शन 11 में रजिस्टर्ड ऑफिस, सेक्शन 12। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन का भी समरी दिया हुआ है। मस्ट नोटिफाई रजिस्टर ऑफ चेंजेस विद इन 14 डेज। सपोज आपका कुछ रजिस्टर्ड ऑफिस में एड्रेस में कुछ चेंज होता है तो विद इन 40 डेज यू हैव टू इन्फॉर्म टू द रजिस्ट्रार ऑफ द यूनियन, जो भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, राइट। ठीक है, ये तो यहाँ पे देखिए जो सेक्शन वाइज समरी था उसको जस्ट मैंने आपको थोड़ा हाईलाइट किया। नाउ सेक्शन 13 to 18 देखिए क्या है, सेक्शन 13 में इनकॉर्पोरेशन है, रजिस्टर्ड यूनियन बिकम लीगल एंटिटी, राइट, एक्सेप्शन फ्रॉम द अदर एक्ट्स है, अदर जो सोसाइटीज एक्ट बताया था दे विल नॉट बी एप्लीकेबल वंस दिस ट्रेड यूनियंस एक्ट इज एप्लीकेबल। यूज ऑफ फंड्स 15 में है, पॉलिटिकल फंड देखिए 16 में, इम्यूनिटी सेक्शन 17 to 18, सेक्शन 19 में देखिए क्या है, एग्रीमेंट्स है, इंस्पेक्टर जो है इंस्पेक्शन राइट्स क्या है धारा 20 में, मेंबरशिप राइट की इसमें धारा 21 में, डिस्क्वालिफिकेशन में है धारा 21, बिलो 18 ईयर्स आर कन्विक्टेड ऑफ मोरल जो भी है विद इन 5 ईयर्स। तो बिलो 18 है कोई मान लीजिए ऑफिस पर, तो उस पर क्या है डिस्क्वालिफिकेशन होगा। देन अमलगेशन 2 मिलने के लिए क्या है, देन इंडस्ट्री लिंक क्या है देखिए, रिक्वायर्ड 2/3 मेंबर कंसेंट अगर आपको कुछ चाहिए तो, ठीक है, रिक्वायर्स 50% पार्टिसिपेंट एंड 60% अप्रूवल। तो ये सारे प्रोविजन क्या पे यहाँ पे दिए हुए हैं, आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लीगल इफेक्ट देखिए धारा 26 में क्या है, डिसोल्यूशन क्या है, नोटिस विद इन 40 डेज, रजिस्ट्रार में डिस्ट्रीब्यूट फंड्स रूल्स आर साइलेंट, एनुअल रिटर्न देखिए क्या करना है, एनी अकाउंट और रिटर्न रूल चेंजेस ऑफिस वेयर चेंजेस टू बी फाइल्ड एनुअली, राइट। चैप्टर देखिए यहाँ पे 5(4) में क्या है, रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस है चैप्टर 5 में है, राइट।
ठीक है दोस्तों, चैप्टर 5 में देखिए पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर दिया है कि आपको बताया धारा 21, धारा 31, 32 में फाइन अप टू 50 रुपीज, कंटिन्यू डिफॉल्ट 5 रुपीज पर वीक, फाइन अप टू 500 रुपीज धारा 20 में फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फेलियर टू सबमिट रिटर्न देखिए तो आपके क्या 5 रुपीज पर वीक अप टू 50 रुपीज, ये बहुत ओल्ड रेट्स हैं तो आप ठीक है। तो ये देखिए कंप्लेंट मस्ट बी विद इन 6 मंथ्स बाय रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रार और एग्रीमेंट पर्सन, क्लियर है। तो ये दोस्तों ट्रेड यूनियंस का यहाँ पे हमने क्विकली एक समरी देखी। आई होप आपको ये रिवीजन में हेल्प करेगा। अगर आपने पढ़ा है ये चीज़ें आप रिलेट कर सकते हो आप जब ये वीडियोस देख सकते हो, इसलिए ये पर्पज़ है दोस्तों। मैं थोड़ा सा यहाँ फास्ट चल रहा हूँ, फास्टली आपको बता रहा हूँ क्योंकि अदरवाइज जो डिस्कशन है वीडियो लेंथ है बहुत लंबा हो जाएगा और टाइम भी नहीं इतना। तो प्लीज़ ये क्विकली देखिए, इसको आप रिवाइज करिए, ये रिविजन के लिए दोस्तों। तो आप पहले पढ़ लीजिए अच्छे से, आपको जो चीज़ें डाउट है देन आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्विकली समझ में आएगा। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी चीज़ें हैं आप ऐप पे जाइए, हमारे जो वाइट बोर्ड लिस्टा लर्निंग ऐप है वहाँ पे बहुत सारा डिटेल ऑलरेडी वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज पे वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, क्लियर। चलो नाउ अगला टॉपिक क्या है यहाँ पे देखिए, न्यू पेंशन स्कीम जो एनपीएस है नई पेंशन, उसका देख लेते हैं क्विकली क्या उसमें प्रमुख प्रावधान है। राइट, देखिए आपको पता है एनपीएस कब आया था दोस्तों, एनपीएस का स्टार्टिंग कब हुआ था। राइट, तो ये चीजें आपको पूछ सकता है एनपीएस कब स्टार्ट हुआ। तो एक एक चक्कर देखिए एनपीएस में कितने टाइप के फंड्स हैं, कौन एलिजिबल है, राइट, क्या एज क्राइटेरिया है उस। देखिए एनपीएस इज रेगुलेटेड बाय पीएफआरडीए, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपको पता है जो पीएफआरडीए ये पीएफ का भी करता है, पीएफ फंड को भी मैनेज करता है, एनपीएस को भी मैनेज करता है। राइट, पीएफआरडीए इट इज मैनेज्ड बाय रेगुलेटेड बाय पीएफआरडीए। राइट, यहाँ पे देखिए टू अकाउंट्स है, टायर 1 नॉन विड्रॉल और विड्रॉएबल, टायर 2 विड्रॉएबल। राइट, तो विड्रॉएबल का मतलब क्या है कि आप पैसे निकाल सकते हो, नॉन विड्रॉएबल मतलब ये पेंशन कॉर्पस। टायर 1 मीन्स कि आप पेंशन कॉर्पस जो 60 साल के बाद ही आप वहाँ पे प्रोविजन है कि आप 40% की एन्युटी ले सकते हो, 60% वन टाइम ले सकते हो, या उस तरह से प्रोविजन है वहाँ पे कि मिनिमम इतना एन्युटी लेना है, मिनिमम इतना आप वन टाइम कॉर्पस निकाल सकते हो। राइट, तो टायर 1 में ये है पेंशन। टायर 2 क्या है, विड्रॉएबल है, इस तरह से इन्वेस्टमेंट फंड है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है जिसमें कि आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हो, आप जब चाहे निकाल भी सकते हो अकॉर्डिंग टू एज पर द प्रोविजन। इट्स नॉट कि जब मन हुआ जब गए और तुरंत आप बैंक अकाउंट जैसा पैसा निकालेंगे, वैसा नहीं है। उसके रूल्स रेगुलेशन है, कंडीशन है, आपको वो चीज़ें प्रोसेस फॉलो करना है देन ओनली निकाल सकते हो। तो ये दो तरह का अकाउंट है। चलिए एलिजिबिलिटी देखिए क्या है, 18 से 60 साल तक जो भी कोई है वो एनपीएस अकाउंट खोल सकता है, यानी इंडियन सिटीजन 18 से 60 साल के, ये आपको ध्यान रखना है। मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए 500 पर ट्रांजेक्शन एंड 1000 रुपीज ओपनिंग, किसमें, ये टायर 1 में है, क्लियर। ये पूछा गया एग्जाम में, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए। 500 per transaction and 1000 rupees is opening first time when you are opening the account, that is for tier 1, right। देखिए यहाँ पे प्रान परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर इलेक्ट्रिक प्रान यूज दो एक्सेस एनपीएस अकाउंट क्या है दोस्तों, प्रान आपको पता ही होगा, इसमें बहुत नया नहीं, बहुत ओल्ड कंसेप्ट है। राइट, प्रान नंबर ये क्या परमानेंट रिटायरमेंट नंबर होता है, परमानेंट रिटायरमेंट राइट अकाउंट। ओके, परमानेंट रिटायरमेंट नंबर प्रान नंबर होता है। राइट, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखिए क्या है, एक्टिव चॉइस है, इसमें इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखिए ईसीजी 3 तरह के क्लासेस हैं, आपको एसेट में बताया था। ऑटो चॉइस क्या है देखिए दोस्तों, ये रिस्क के हिसाब से, आपके एज के हिसाब से किस में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है आपका जो कॉर्पस है, या कॉर्पोरेट बॉन्ड में करना है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करना है, या ऑटोमेटिकली जो फंड मैनेजर है दे विल टेक केयर बेस्ड ऑन द सर्टेन फैक्टर्स, प्री डिफाइंड फैक्टर्स, एज आपकी कितनी है, वो सारी चीज़ें देख के। राइट, मैक्सिमम इक्विटी देखिए कितना है, मैक्सिमम इक्विटी एलोकेशन क्या है, ये 50% किस में है, ऑटो चॉइस में। राइट, ऑटो चॉइस सजेस्ट इन्वेस्टमेंट विद ई, मैंने बताया कि आपको क्या है जो इक्विटी डिक्रीज करते जाएगा एज के साथ, और इसमें मैक्सिमम इक्विटी कितना 50% है, दिस इज फॉर ऑटो चॉइस। राइट, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप नाउ टायर 2 देखिए वॉलंटरी है विद फ्लेक्सिबल विड्रॉल, टायर 1 इज मैंडेटरी। मैंने बताया कि देखिए एनपीएस में टायर 1 जो है मैंडेटरी है, क्योंकि अकाउंट आप खुलवाओगे तो टायर 1 तो होगा ही। टायर 2 क्या है कि इससे कम वॉलंटरी, अगर आपको चाहिए तो टायर 2 एक्टिवेट करो, अदरवाइज इट विल बी इनएक्टिव एंड इट विल नॉट बी स्टार्टेड। क्लियर है। टायर 2 मैंने बताया था, टायर 2 में देखिए मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 1000 रुपीज पर
ओपनिंग फॉर ओपनिंग एंड 250 पर डिपॉजिट, राइट। वहाँ पे कितना था 500 पर डिपॉजिट एंड अकाउंट ओपनिंग कितना था 1000 रुपीज एंड 2000 मिनिमम एनुअल बैलेंस यू हैव टू कीप। कितना 2000, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके जो प्रोविजन है इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है एग्जाम में, तो आपको थोड़ा सा एंड ध्यान रखना है कि किस में पूछ रहा है, टायर 1 में या टायर 2 में। क्लियर है। चलो सीआरए देखिए क्या है, सीआरए क्या है, सेंट्रल डिपॉजिटरी एजेंसी होती है। ये क्या चार्ज लेती है 280 रुपीज पर ईयर। पीओपी पॉइंट ऑफ परजेंस, ये क्या है जो आपको क्या मैनेज करता है एप्लीकेशन, वो सारी चीजें। तो 40 रुपये फॉर रजिस्ट्रेशन एंड 20 फॉर ट्रांजेक्शन, बिकॉज दे आर मैनेजिंग, इट्स लाइक एडमिनिस्ट्रेशन द योर फंड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन मैनेज करना, वो सारी चीज के लिए। तो सीआरए क्या है, जो सेंट्रल डिपॉजिटरी एजेंसी है, वो चार्ज लेती है। एनुटी परचेज देखिए एट एग्जिट, मैंने बताया था कि 40% अगर आपको क्या है एनुटी लेना है। एनुटी मतलब कि इट्स लाइक कि इन्वेस्टिंग इन सम एनुटी सम पेंशन प्लान विच गिव्स यू मंथली और क्वार्टरली जो भी है एक रेगुलर इनकम, एनुटी कंटिन्यूअस इनकम, या आपको मिलेगी 80% बिफोर 60 ईयर्स, राइट। तो 40% तो दिस इज मिनिमम, आप मोर देन 50% भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एनुटी में। क्लियर है। नॉमिनी रिसीव देखिए 100% कॉर्पस इन केस ऑफ डेथ, सपोज आपकी कोई डेथ हो जाती है इन केस किसी भी एम्प्लॉय की या किसी भी जो सब्सक्राइबर है एनपीएस का, तो उसको क्या है 100% कॉर्पस उसको नॉमिनी को मिल जाएगा। 6 पेंशन फंड मैनेजर्स, मैंने बताया था यहाँ पे कि पेंशन फंड मैनेजर्स क्या करते हैं आपके बिहाफ पे, वो आपके फंड्स को इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। देन जो भी रिटर्न आता है उसका थोड़ा कमीशन लेते हैं और बाकी पैसा आपको जो फंड अकाउंट है उसमें दे दिया जाता है, एलोकेट कर दिया जाता है। तो ऐसे ही जो है 6 यहाँ पे पीएफआरडीए के द्वारा अप्रूव कितने 6 जो है ये देखिए पेंशन फंड मैनेजर्स है, पीएफएम जिसको बोला जाता है। हाउ मेनी 6, इसमें एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीसीआई है, एलआईसी है, ये सारे जो बड़े बड़े हैं, इसमें और भी हैं जो ये चीज़ें करते। देखिए ग्रीवेंस हुआ है कॉल सेंटर वेबसाइट, आपको पता है डिफॉल्ट पेनल्टी ऑफ 100% पर ईयर मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन इज मिस। मान लीजिए मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन आपने नहीं दिया तो 100 रुपीज़ पर ईयर आपको क्या है पेनल्टी लगेगा, राइट। टैक्स बेनिफिट्स एज पर इनकम टैक्स, देयर आर सर्टेन टैक्स बेनिफिट 80CCD1 या कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जहाँ पर आपको क्या है अप टू 50,000, पहले क्या था ओल्ड स्कीम में, ओल्ड जो रिजीम था उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता था। क्लियर है। तो ये आपको किसके एनपीएस के बारे में हम डिस्कस किया, आई होप क्लियर होगा। ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा क्या है, समरी ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है क्या, सूचना का अधिकार नियम, क्या है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, प्रमुख प्रावधानों का सारांश। आपको पता है आरटीआई एक्ट कब लाया गया था 2005 में, राइट। इसका बेसिक पर्पस क्या है कि इन्फॉर्मेशन को आपको सिटीजन्स को अवेलेबल कराना, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है या गवर्नमेंट सपोर्टेड जो भी संस्थाएं हैं, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, उनकी जो डिटेल्स हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है जो कि जनता को जानना चाहिए, पब्लिक के बीच जानना चाहिए, वो चीज़ें आप क्या है आरटीआई के माध्यम से आप उनसे मांग सकते हो डिपार्टमेंट से। सपोज आपको कोई रिक्रूटमेंट चल रहा है, कोई मान लीजिए आरआरबी का ही एग्जाम होने जा रहा है, अगर मान लीजिए आरआरबी आपको कट ऑफ नहीं जारी करती है, आपके नंबर कितने थे, आपका कट ऑफ कितना गया एग्जाम का, सिलेक्शन कितने नंबर से रुका, आपको वो सारी चीज़ें आप डिटेल आरटीआई से मांग सकते हो। बट अभी तो उन्होंने गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि आपको अपने जो भी वेबसाइट है उस पर सारी चीज़ें डिक्लेयर करनी है। बट मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको पर्सनली मान लीजिए आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, राइट। तो आरटीआई जो है के माध्यम से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि क्यों मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, ये सारी चीज़ें आरटीआई प्रोवाइड करती है। जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, तो आरटीआई इस तरह से हर डिपार्टमेंट में हर जगह लगाई जा सकती है अगर वो चीज़ें रिलेटेड हैं गवर्नमेंट या गवर्नमेंट सपोर्टेड एडेड या पब्लिक जो इन्फॉर्मेशन है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसमें डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। क्लियर है। देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपको पता है ऑल सिटीजन हैव राइट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन बाय पब्लिक अथॉरिटीज। ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज देखिए सेक्शन 4 में है, अथॉरिटीज मस्ट मेंटेन एंड प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट, राइट। तो लोक प्राधिकरणों की क्या है जानकारी व्यक्ति संग्रहित कर सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना चाहिए। डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिसर देखिए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ एज पर दिस एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, एक जो है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ और असिस्टेंट पीआईओ टू बी अपॉइंटेड इन ईच पब्लिक अथॉरिटीज। जो भी पब्लिक अथॉरिटीज़ है, आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में डिपार्टमेंट में, वहाँ पे क्या करना है आपको एक पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या असिस्टेंट पीआईओ एज पर एक्ट, वहाँ पे एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर रहना है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आरटीआई क्वेरीज है एंड एप्लीकेशन है उसको रिप्लाई करना और उसको रिजॉल्व करना। क्लियर है। ये किसमें सेक्शन 5 में है। देखिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, सिटीजन्स कैन अप्लाई इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक इन इंग्लिश, हिंदी और लोकल लैंग्वेज, राइट। आप ऑनलाइन आरटीआई भी अप्लाई कर सकते हो,
राइट, थ्रू ऑफलाइन भी आप भेज सकते हो, राइट। डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट 7 सेक्शन किसमें, सेक्शन 7 में है। इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन 30 डेज, ये इंपॉर्टेंट है, कितना, विद इन 30 डेज एंड 48 आवर्स फॉर लाइफ या लिबर्टी केसेस। तो नॉर्मल केसेस में यू हैव टू रिप्लाई विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर आपको जो आरटीआई एप्लीकेशन मिली उससे 30 दिन के अंदर जो डिपार्टमेंट है, जो भी मिनिस्ट्री है, जो पीआईओ है, उसको क्या है, आपका जो आरटीआई एप्लीकेशन है, क्वेरी है, उसको रिजॉल्व करना है। 48 मतलब कि 2 दिन। तो मान लीजिए कुछ ऐसा इशू है जो लाइफ है, लिबर्टी, मान लीजिए आपके जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है, तो आपको 48 आवर्स विद इन 2 डेज यू हैव टू रिप्लाई, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज टू रिप्लाई, मीन्स जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, कंसर्न अथॉरिटीज हैं, उनको विद इन क्या है, आपको 2 डेज अप्लाई करना, रिप्लाई करना है जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ें, क्लियर। देखिए यहाँ पे सेक्शन 8 में बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना, इसमें क्या एग्जेम्पशन दिए गए हैं, कुछ छूट दी गई है कि ऐसी इंफॉर्मेशन कौन सी है जो नहीं डिस्क्लोज कर सकती, या कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है, विभाग हैं, जहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन आप क्या है उनको देना कंपल्सरी नहीं है, या आप उनसे शेयर नहीं कर सकते हो, इस तरह से कुछ है, ठीक। तो देखिए, लिस्ट इन कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर। तो नेशनल सिक्योरिटी या प्राइवेसी के नाम पे मान लीजिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर मान लीजिए आप डिफेंस मिनिस्ट्री से मांगते हो कि आपका कितना एक्सपेंडिचर है टोटल जो उस पे है, डिफेंस पे, या कौन सा विमान, कौन सा फाइटर जेट आपने कहाँ से लिया, या स्ट्रेटजी क्या है इन्फॉर्मेशन की, वो सारी चीज़ें मान लीजिए आप नहीं पूछ सकते हो, और वो शेयर नहीं की जाएंगी जो भी डिफेंस के द्वारा है, तो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। तो ये सारे एग्जाम्शन हैं यहाँ पे, किसमें, सेक्शन 8 में। इंपॉर्टेंट है, सेक्शन भी यहाँ पे याद रखिए थोड़ा सा, सेक्शन 8 में एग्जाम्शन दिया गया है अंडर आरटीआई एक्ट, क्लियर। चलो 9 देखो, सेक्शन 9, रिजेक्शन ऑन कॉपीराइट ग्राउंड्स। मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ आप मांग रहे हो जो कॉपीराइट से रिलेटेड है, किसी का अधिकार है उसमें, तो वो क्या है, रिजेक्ट कर सकती है। Severability, like non-exempt parts of the document must be provided even if part is exempted. Third party information, right? Before disclosure, third parties must be consulted if information concern them, right? Central Information Commission, CIC, आपको पता है 12 से 14 जो सेक्शन है इसके अंदर बनाए गए हैं। डिटेल्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, पावर्स, अपॉइंटमेंट, रिमूवल ऑफ CIC। आपको पता है कि एक CIC और 10 अप टू 10 मैक्सिमम कितना 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स रह सकते हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवरऑल सुपरवाइज दिस जो है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, क्लियर। तो CIC एट सेंट्रल लेवल। देन इसी तरह से देखिए सेक्शन 15 टू 16 का SIC, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, राइट, इसमें क्या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर रहेंगे और चीफ स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। सेक्शन 18 देखिए क्या, पावर्स ऑफ कमीशन। कमीशन कैन रिसीव कंप्लेंट्स, कंडक्ट इंक्वायरीज विद सिविल कोर्ट पावर्स। तो इसके पास क्या है दोस्तों, जो कमीशन है दे हैव सिविल कोर्ट पावर, राइट, मीन्स कि कोई भी सिविल सूट है उसको क्या उसको आप उनको अधिकार है, उससे आप हेयरिंग कर सकते हैं, तो सिविल कोर्ट पावर है। अपील्स देखिए, मान लीजिए आपने आरटीआई फाइल किया, आरटीआई एप्लीकेशन दिया, बट आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया, तो आप क्या करोगे, देखिए फर्स्ट एंड सेकंड अपीलेट मैकेनिज्म अगेंस्ट पीआईओ डिसीजंस। पीआईओ क्या फर्स्ट है, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, लोक सूचना अधिकारी, वो मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन देता है आपको, बट आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपको अपील फाइन करना है। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड अपीलेट 2 तरह के मैकेनिज्म है, आप अपील कर सकते हो। पेनाल्टी देखिए, फाइन अप टू 25,000 फॉर पीआईओ फॉर डिले और मॉडिफाइड एक्शन, राइट, कितना 25 तक। सूचना में देरी या दुर्भावनापूर्ण कार्य के लिए 25,000 तक का जुर्माना, कितना 25,000 तक आपको फाइन लगाया जा सकता है जो पीआईओ होता है, क्लियर है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, हो क्लियर, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन, ओवरराइडिंग इफेक्ट्स, बार ऑफ जुडिक्शन, सीबीआई सिक्योरिटी एजेंसी एग्जाम्शन, मैंने बताया था। सेक्शन 4 में देखिए मान लीजिए सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं, राइट, सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी एग्जेम्प्टेड एक्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड करप्शन, ये इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है। तो उसको देखिए सेक्शन 24 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी एजेंसीज एग्जाम्शन पूछ सकता है एग्जाम में, तो जो सुरक्षा जांच एजेंसीज हैं जैसे IB है, रा है या CBI है, राइट, इंटेलिजेंस वो सब भी एग्जेम्प्टेड है एक्सेप्ट फ्यू ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन राइट्स या करप्शन रिलेटेड कुछ चार्जेस है। तो मॉनिटरिंग देखिए इस एक्ट में है, राइट, CIC के द्वारा जो है रिपोर्ट होती है। अवेयरनेस गवर्नमेंट कंडक्ट करती है बहुत सारे। रूल मेकिंग पावर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड कंपेरेंट अथॉरिटी पावर्स टू द फ्रेम रूल्स, राइट। मिसलेनियस प्रोविजन ऑफ रिपील ट्रांसलेशन एंड रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी, ये सारी चीज़ें कहाँ पे सेक्शन 29 to 30 डिफाइन की गई हैं, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, हो क्विकली जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको। देखिए अगला जो एक्ट है इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। आपको पता है
जो कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम 1952, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। ये 1952 में लाया गया था दोस्तों। इसके जो जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं, वो यहाँ पर हम क्विकली देखेंगे आज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आहो, ठीक है, देखो तो देखिए यहाँ पे अप्लीकेबल टू एस्टेब्लिशमेंट कितना 20 और मोर एम्प्लॉइज, कितना 20 या 20 से अधिक एम्प्लॉय अगर वहाँ पे ऐसे प्रतिष्ठानों में, ये क्या है जहाँ पे 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं वहाँ पे अप्लीकेबल होता है। दूसरा क्या देखिए, इंक्लूड्स 3 स्कीम्स। देखिए यहाँ पे कितनी, प्रोविडेंट फंड है, पेंशन फंड है और एक डिपॉजिट लिंक्ड EDLI, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। तो 3 तरह की स्कीम है इसके इस पार्ट में, इस एक्ट में। कौन कौन सी, ये चीज़ें हमने अपनी थ्योरी के लेक्चर में देखा था दोस्तों, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, राइट। दूसरी कौन सी दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, राइट। तीसरी क्या है दोस्तों, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, राइट। इसमें क्या होता है, ये आपको पता है, EPFO जो होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसमें जो प्रोविडेंट फंड आपका मंथली कट होता है 12%, राइट, या जो भी गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन इंडस्ट्री एंड अदर थिंग्स, वो आपका भविष्य निधि के रूप में संचित होता है, राइट, वो आपको बाद में मिलता है। EPS क्या है दोस्तों, आपको क्या है देखिए, इसका अलग रूल है, EPS 95 एक। इसमें क्या है, पेंशन आपको मिलता है 1250 रुपीज़ जो है आपको फिक्स अमाउंट, अभी जो मैक्सिमम कट होता है, राइट। उसमें क्या है 8.33% ऑफ जो 15,000, राइट, इट इज गोइंग फॉर द जो EPS पेंशन स्कीम। EDLI क्या है, एम्प्लॉय, ये केस में सपोज आप की कुछ परिस्थिति में डेथ हो जाती है एम्प्लॉय की सर्विस के दौरान, तो ये क्या है, इंश्योरेंस स्कीम देता है अप टू 7 लाख। अभी जो लिमिट है 7 लाख, कितना, 7 लाख। ये चीज डिटेल में हमने देखा था थ्योरी में, तो मैं यहाँ पे, ठीक है, चलो 3 स्कीम है, ये समझ में आ गया। चलो अगला देखते हैं यहाँ पे, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ कंट्रीब्यूट, देखिए 10% और 12% फॉर मोडिफाइड स्टूडेंट बेसिक DA एंड रिटेनिंग अलाउंसेस, राइट। तो इसका बेसिक वो है कि देखिए नॉर्मल इंडस्ट्रीज में कितना 12% होता है कट, 12% एम्प्लॉय प्लस 12% एम्प्लॉयर, राइट। एम्प्लॉयर दोनों कितना, ये भी 12%, राइट, क्लियर है। तो ये दोनों 12%। ना अगला देखिए प्रोविजन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, CBT होता है, एडमिनिस्ट्रेट फंड, एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाई जाती है किसके अंदर, जो PFRDA है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट सर्टेन स्टूडेंट अंदर सेक्शन 17, राइट। सेक्शन 17 में क्या एग्जामेशन का प्रोविजन दिया गया है कि दे कैन मैनेज देयर ओन फंड्स। एग्जामेशन का मतलब है कि आपको जो है PFRDA EPFO के अंदर आपके क्या है, अपना फंड्स को नहीं जमा कराना है, आप एक सेपरेट फंड बना के आप यू कैन मैनेज योर ओन फंड एंड यू कैन गिव द रिटर्न टू द एम्प्लॉइज, दैट इज the provision under this act, clear है। now section 6 से क्या है, provides for the pension scheme। मैंने बताया था कि सेक्शन देखिए 6 में क्या है, पेंशन स्कीम जो EPS है, इसमें क्या है, पेंशन मिलता है, जो दिया जाता है बाद में। आप जब 58 साल के हो जाते हैं, कितना 58 के बाद यू आर एलिजिबल फॉर पेंशन अंडर EPS। ओके, चलिए देखिए सेक्शन 6C में क्या है, सेक्शन 6C में प्रोवाइड्स अ डिपॉजिट EDLI जो है, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। सेक्शन 7A में क्या है देखिए, एम्पावर्स अथॉरिटीज टू डिटरमाइन ड्यूज एंड कंडक्ट। सेक्शन 14B अलाउज फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस। सेक्शन 7Q प्रोवाइड्स 12% सिंपल इंटरेस्ट ऑन डिलेड ड्यूज। सपोज आप का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो EPFO को पे ही नहीं कर रहा है पैसा, उसने क्या पैसा कट कर लिया आपका, बट वो दे आर नॉट सबमिटिंग, दे आर डिपॉजिटिंग टू द EPFO, तो उसके बाद देखिए 12% इन सिंपल इंटरेस्ट। Employer cannot reduce wages or benefit due to PF liability, right? Section 8B से 8G देखा है, for legal recovery mechanism. Contribution are protected from the attachment under any code, right? The fund must be audited only by CAG of India, जो Comptroller and Auditor General of India जो है, लोक लेखा अधिकारी जो हमारा होता है, गवर्नमेंट का जो है महालेखा परीक्षक, वो क्या है इसको फंड को ऑडिट करता है, क्लियर, जो भी ये फंड्स है EPFO का या PFRDA का, क्लियर है। ये सारे प्रोविजन देखिए सेक्शन नंबर और उससे चीजें भी दी हैं यहाँ पे। आई होप वो चीज क्लियर होगी आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला जो एक्ट है इंपॉर्टेंट देखिए, तो EPFO एक्ट भी हो गया आपको, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या जो भी था वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। नाउ नेक्स्ट है कि देखिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, क्या जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, राइट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में क्या 1947 में पास हुआ था। इसके देखिए प्रोविजन जो प्रिलिमिनरी है, धारा 1 से लेके 2A में क्या क्या चीज़ें हैं। धारा सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल्स है, सेक्शन 2 में देखिए डेफिनेशन है कि इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, वर्कमैन की डेफिनेशन क्या है, एम्प्लॉयर की क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है, व्हाट इज स्ट्राइक, व्हाट इज लॉकआउट एंड रिट्रेसमेंट, ये सारी चीज़ें कहाँ पे सेक्शन 2 में डिफाइन की गई हैं, क्लियर है, ओके।
तो औद्योगिक विवाद अधिनियम जो है 1947, ये क्या है दोस्तों, बेसिकली क्या है, वट एवर डिस्प्यूट जो भी among workers and from worker and जो management there may be a dispute due to some reasons, so all those things are handled under this Industrial Dispute Act 1947. क्लियर है? ओके, आई होप इसमें। तो ये देखिए सेम वही सेक्शन वाइज देखिए, सेक्शन 2 में डेफिनेशन है। सेक्शन 2 में क्या, टर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल वर्कमैन कंसिडर्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, राइट। सपोज आप टर्मिनेशन करना है तो वो क्या है, एक तरह का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा। क्लियर? ओके, देन यहाँ पे देखिए प्रोविजन सेक्शन 4 में क्या है, कंसोलिएशन ऑफिसर टू मीडिएट डिस्प्यूट्स। सेक्शन 5 क्या है, बोर्ड ऑफ कंसोलिएशन में बी फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी टू इन्वेस्टिगेट इंडस्ट्रियल मैटर्स। लेबर कोर्ट टू एजुडिकेट सर्टेन डिस्प्यूट्स। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट दोस्तों। सेक्शन 7 देखिए क्या है, लेबर कोर्ट है। सेक्शन 6 में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है। बोर्ड ऑफ कंसोलिएशन कितना, सेक्शन 5 में। सेक्शन 4 में क्या है, कंसोलिएशन ऑफिसर। इसमें ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सुलह अधिकारी, जटिल विवादों के लिए सुलह बोर्ड, औद्योगिक मामलों की जांच के लिए जांच न्यायालय, श्रम न्यायालय, राइट। सेक्शन देखिए 4, 5, 6, 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? देन 9(1) में 9(a) में देखिए क्या है, 21 डेज नोटिस रिक्वायर्ड बिफोर चेंज इन द सर्विस कंडीशन। मान लीजिए जो एस्टेब्लिशमेंट है, कंपनी है, फैक्ट्री है, कुछ सर्विस कंडीशन में दे आर डूइंग एनी चेंज, देन बिफोर 21 डेज एडवांस नोटिस रिक्वायर्ड बिफोर डूइंग दैट चेंजेस, राइट। तो ये किसमें, सेक्शन 9(a) में डेफिनेशन है। देखिए 9(c) में क्या है, देखिए दोस्तों सेक्शन 9(c) में इंस्टॉलेशन ग्रीवेंस रिड्यूसल कमिटी इन इंस्टॉलेशन विथ 20+ वर्कर्स। क्या है इसमें, ग्रीवेंस रिड्यूसल कमिटी GRC इन इंस्टॉलेशन विथ 20+ वर्कर्स। तो ये क्या है आपको, ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म, मतलब कि आपको क्या है, शिकायत निवारण समिति बनाना है अगर आपके यहाँ किसी भी फैक्ट्री में, एस्टेब्लिशमेंट में 20 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। क्लियर है? तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखो सेक्शन 10 में क्या है, गवर्नमेंट में रेफर डिस्प्यूट टू लेबर कोर्ट और ट्राइब्यूनल। बताया था कि आपको क्या है, सेक्शन 10 के हिसाब से गवर्नमेंट मान लीजिए डिस्प्यूट को क्या है, लेबर कोर्ट में, स्पेशली स्पेशल कोर्ट फॉर लेबर डिस्प्यूट्स या लेबर लॉज मैटर्स, एंड ट्राइब्यूनल मीन्स की फॉर पर्टिकुलर इश्यूज। 10(a) में देखिए वॉलंटरी आर्बिट्रेशन परमिटेड बिफोर डिस्प्यूट इज रिफर्ड। तो सेक्शन 11 में क्या है, अथॉरिटीज पावर लाइक सिविल कोर्ट का, सिविल कोर्ट के पावर होता है। 12 में कंसोलिएशन प्रोसीडिंग रिपोर्ट सबमिशन। 13 to 21 पावर्स टू इन्फोर्स टूवर्ड्स बाइंडिंग सेटलमेंट्स। सेक्शन 22 देखिए क्या है कि कंडीशन फॉर लीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट इन पब्लिक सर्विसेज, ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 22, राइट। दिस सेक्शन 22 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंडीशंस फॉर लीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट इन पब्लिक सर्विसेज, राइट। आपको पता है बहुत सारे केसेस में ट्रेड यूनियंस क्या है, क्या लॉकआउट या स्ट्राइक क्या डिमांड करती हैं, स्ट्राइक पे जाती हैं ड्यू टू सम, मान लीजिए उनको वेज रिवीजन कराना है या कुछ और इश्यूज है, उनका कुछ डिमांड्स है जो एम्प्लॉय के रिलेटेड है, राइट। तो वो दे डिक्लेयर कि हम लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं, हड़ताल पे जा रहे हैं इस दिन इस डेट पे, राइट। तो वही चीज़ है, कंडीशंस क्या है कि लीगल स्ट्राइक कब आप जा सकते हो, व्हाट आर द मैटर। सपोज कोई मैटर सब जुडिशियस है, कोर्ट में पेंडिंग है ऐसा मैटर, तो आप उस केस में स्ट्राइक पे नहीं आ सकते हो। यू कैन नॉट डिक्लेयर स्ट्राइक बेस्ड ऑन दैट इशू। तो इस तरह से प्रोविजन है, कौन कौन से लीगल इलीगल टॉपिक पे आप नहीं जा सकते हो, इंडिविजुअल इश्यूज को लेके आप जो है स्ट्राइक नहीं कर सकते हो। इट शुड बी कलेक्टिव इशूज, राइट। ये सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन दिए हैं या बेयर एक्ट में ये चीज़ें मिलेंगी, तभी इतना टाइम नहीं डिटेल में दोस्तों। तो आप क्या है क्विकली सेक्शन देखते चलिए और प्रोविजन देखते चलिए, वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ओके। नाउ सेक्शन 24 देखो, इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। सेक्शन 25 क्या है, पेनल्टीज फॉर इलीगल एक्शंस, राइट। सेक्शन 25A से लेकर 25J तक क्या है, देखिए अप्लीकेबिलिटी ऑफ डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, राइट। कंपनसेशन नोटिस एंड प्रोसीजर फॉर ले ऑफ एंड रिप्लेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट है 25C से लेकर 25F तक, कि इनकेस आप मान लीजिए प्रोसीजर फॉर ले ऑफ क्या होता है आपको पता है, रिट्रेंचमेंट क्या होता है, ले ऑफ क्या है, टेम्परेरी रिमूवल है, रिट्रेंचमेंट क्या है कि परमानेंटली आप किसी को एम्प्लॉयमेंट से रिमूव कर देते हैं। ले ऑफ में क्या है, टेम्परेरी रिमूवल है, जो लेबर लॉ के टर्म्स हैं उसके हिसाब से जो ले ऑफ का मीनिंग है कि इट्स टेम्परेरी रिमूवल, बट ही विल बी पार्ट ऑफ द मस्टर रोल, ही विल बी ऑन द मस्टर रोल ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का रोल है उस पर रहेगा एम्प्लॉय, बट वो टेम्परेली उसको क्या है ड्यू टू सम रीजन, मान लीजिए कंपनी के पास फंड्स नहीं है, काम भी नहीं है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है, देन दे कैन रिमूव फॉर टेम्परेरी पीरियड्स। रिटेंचमेंट क्या है कि टेम्परेरी यू आर रिमूविंग फ्रॉम द मस्टर रोल, पूरी तरह से आप हमेशा के लिए स्थायी रूप से जो भी कर्मचारी है वो उसको आप निकाल दे रहे हैं जॉब से, दैट इज कॉल्ड ए रिटेंचमेंट। लेबर लॉ के टर्म में एक्चुअली ले ऑफ और रिटेंचमेंट थोड़ा से मैचिंग वर्ड है, पीपल कंफ्यूज रहते हैं, क्लियरिटी नहीं रहता है, बट लेबर लॉ या लेबर जो एक्ट्स है उसके हिसाब से इसका ले ऑफ का मीनिंग क्या है, टेम्परेरी रिमूवल, एंड रिटेंचमेंट क्या है,
इसे परमानेंट रिमूवल। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 25 के देखो यहाँ क्या है, एप्लीकेबल टू स्टूडेंट विद 100+ वर्कर्स। 25 देखिए स्पेशल प्रोविजन लॉज यूनिट्स क्या है यहाँ। 25M से लेकर 25 वो क्या है, प्रायर परमिशन ऑफ ले ऑफ रिटेंचमेंट एंड क्लोजर है। मान लीजिए तो आपको क्या है, प्रायर परमिशन लेना है अगर आपका क्लोजर का कुछ प्लान है या ले ऑफ का, रिटेंचमेंट का मैंने बताया अभी, तो वो किस में 25M से लेकर 25O में है। तो ये प्रोविजंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 25K, 25M, 25O, ये सारी चीज़ें आप क्या है, ऐप पे जाइए, वहाँ पे आपको डायरेक्ट भी वहाँ पे अपलोड है और इसका समरी सीट भी है वहाँ पे। ये चीज़ें आप इसको प्रिंट आउट निकाल के अच्छे से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हो। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप। फिर देखिए यहाँ पे 26 से लेकर 30 तक क्या, पेनाल्टीज फॉर इलीगल स्ट्राइक, ब्रीच ऑफ सेटलमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। धारा 32 से लेकर 40 तक क्या है, रिकवरी ऑफ ड्यूज, पावर टू मेक रूल्स, प्रोटेक्शन ऑफ गुड फेथ एक्शंस। ये किसमें, चैप्टर 7 में देखिए मिसलेनियस एक्शन दिया। राइट, तो ये चैप्टर्स कितने हैं, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कौन से चैप्टर में क्या है, ये चीज़ें भी आप देख लीजिए क्विकली। जिस पीडीएफ में सारी चीज़ दी हैं कि कौन से चैप्टर का क्या कंटेंट है। राइट, मैं क्विकली आपको बस प्रोविजंस पे फोकस कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्ट हमारा देखिए, अगला एक्ट है हमारा पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, राइट, 1972 ग्रेच्युटी एक्ट पता है आपको दोस्तों कि जो भी वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं उनमें ग्रेच्युटी मिलती है एक वन टाइम। सपोज आपको जो सर्विस करते हैं उसके हिसाब से आप जितनी टाइम सर्विस करते हैं आपको एक तरह का एक कंसोलिडेटेड अमाउंट मिलता है द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आर रिजिग्नेशन ऑल्सो, प्रोवाइडेड यू आर फुलफिलिंग सम सर्टेन कंडीशंस। तो ऐसा नहीं है कि ग्रेच्युटी केवल रिटायरमेंट में मिलती है। नॉर्मली हमारे दिमाग में आता है कि ग्रेच्युटी केवल रिटायरमेंट के टाइम है, तो नो, ग्रेच्युटी इज गिवन एट द टाइम ऑफ रिजिग्नेशन इफ यू आर रिजाइनिंग, बट यू हैव सर्व मोर देन 5 ईयर्स। कितना, सबसे बेसिक टर्म मैं बता रहा हूँ, कितना, मोर देन 5 ईयर्स अगर आपने सर्व किया है कंपनी किसी में, तो अगर वहाँ पे ग्रेच्युटी एक्ट एलिजिबल है देन आपको ग्रेच्युटी एप्लीकेबल होगी। क्लियर है? ओके, समझ गए? इसी तरह से सपोज आपकी किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है कुछ रीजन से, तो उसमें भी ये 5 ईयर्स का जो क्राइटेरिया है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, आपको ग्रेच्युटी मिलती है। उसका कुछ फॉर्मूला है। मैक्सिमम कितना है अभी, मैक्सिमम 20 लाख है अभी इसमें प्रोविजंस में होगा। मैं आपको क्विकली एक थोड़ा सा समरी बताता हूँ। मैक्सिमम ग्रेच्युटी अभी कितना, 20 लाख तक दी जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। राइट, 20 और लेस, इट्स नॉट फिक्स्ड, बेस्ड ऑन योर नंबर ऑफ ईयर्स सर्व्ड एंड रिमेनिंग सर्विसेज, योर बेसिक प्लस डीए, उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेक्शन क्विकली देख लेते हैं। देखिए लघु शीर्षक एवं विस्तार परिभाषाएं के सेक्शन 2 में दी गई हैं ये सारी परिभाषाएं। सेक्शन 2 में क्या दिया गया है, निरंतर सेवा की परिभाषा, कंटिन्यूअस आपने कितने दिन जो काम करना है उसका क्या होता है। देखिए 240 दिन आपको कंटिन्यूस सर्विस करना है सामान्य में, 190 डेज क्या है खानों में, अथवा 75 कार्य दिवस मौसमी प्रतिष्ठानों में। राइट, ये डेफिनेशन है जो 5 ईयर्स का मैंने बताया ना कि इफ यू आर सर्विंग मोर देन 5 ईयर्स देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर ग्रेच्युटी। बट वो 5 ईयर्स कैसे कैलकुलेट करना है, राइट, तो उसके लिए देखिए निरंतर सेवा जो कंटिन्यूस सर्विस की डेफिनेशन है, इफ यू आर प्रेजेंट इन सम नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल इंडस्ट्रीज 240 डेज विद इन अ ईयर, इफ यू हैव वर्कड मिनिमम 240 डेज in that year, then only it will be called as considered as a 1 year continuous service। मान लीजिए आप उस साल केवल 100 दिन आए, बाकी लीव ले लिया आपने, सिक लीव ले लिया या अनऑथराइज्ड कर लिया, राइट, अनऑथराइज्ड लॉस ऑफ पे, देन आपका ये जो 5 ईयर्स है उसमें काउंट नहीं होगा। क्लियर है? इस तरह से जो माइंस हैं जो खानों में है वहाँ पर 190 डेज कंसिडर किया जाएगा, या 75% कार्य दिवस जो मौसमी प्रतिष्ठान है या जो सीजनल इंडस्ट्रीज हैं। राइट, मान लीजिए बहुत सारी सीजनल इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि टोबैको, या जो टोबैको बोर्ड होता है आपको पता है, देन टर्मरिक बोर्ड होता है, वहाँ पे कुछ लोग काम करते हैं जो काम, राइट, तो वो सब क्या सीजनल है, जब खेती होती है तभी होता है। तो उस टाइम में क्या 75% ऑफ वर्किंग डेज उसका मिनिमम आपको प्रेजेंट रहना है, काम किए रहना है। ओके, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने कहा। सेक्शन 2A। सेक्शन 3 देखिए नियंत्रण अपराधिकारी है। सेक्शन 4 में ग्रेच्युटी का भुगतान है कि 5 वर्ष नियंत्रण सेवा के दे, मृत्यु अभिलग्नता में 5 वर्ष की शर्त लागू नहीं, 15 दिन की मजदूरी प्रतिवर्ष के हिसाब से दे। राइट, तो देखिए इसमें ईच ईयर 15 दिन का जो आपका मजदूरी है, जो आपका सैलरी है, वो कैलकुलेट की जाएगी जो आपकी टोटल नंबर ऑफ ईयर्स आपने कंप्लीट किया है। क्लियर? उसका फॉर्मूला है, आगे देखेंगे उसका फॉर्मूला। देखिए मैं बता दूं, फॉर्मूला जो ग्रेच्युटी का है, नंबर ऑफ ईयर्स सर्व्ड, कितने साल काम किया आपने, 15/26, राइट, ये इसका फॉर्मूला है आपका, इनटू बेसिक पे, राइट, इनटू बेसिक पे आपका जो है, राइट, बेसिक। तो इस तरह से आपका जो है ग्रेच्युटी कैलकुलेट की जाती है। ये चीज़ें हमने सारी चीज़ें अपने जो थ्योरी क्लासेस, वीडियो क्लासेस
उसमें डिस्कस किया है। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है अभी भी आपके पास टाइम है, देखिए 20-25 दिन, तो आप जाइए हमारे ऐप पे जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे सारे वीडियोज़, सारे एक्ट का वीडियोज़ दिया हुआ है इस तरह से डिटेल में, एक-एक करके जो भी समरी है। आप वहाँ पे जाके क्विकली विदिन 1-2 आवर्स, 2-3 आवर्स आपको क्या है एक एक्ट को कवर कर सकते हो और उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। जस्ट ओनली 599 में अभी हमने देखिए पूरा इसका जो प्राइस है रिड्यूस कर दिया है। जस्ट ₹599 में आपको फुल कोर्स, राइट? फुल कोर्स का एक्सेस इन 1 मंथ के लिए, इंक्लूडिंग वीडियोज़, टेस्ट सीरीज़, क्लासेस, topic with MCQs, previous year papers, mock tests, daily practice kits, everything you can get whatever available on the app. राइट, क्लियर है? तो ये तो जस्ट इन्फॉर्मेशन। चलिए 4A में देखिए क्या अनिवार्य बीमा, आपको क्या है कि कंपलसरी इंश्योरेंस लेना है। सेक्शन 5 में क्या छूट की शक्तियां हैं जो, राइट, एग्जम्पशन, पावर ऑफ एग्जम्पशन, देखिए नामांकन, ये चीजें देखिए आपको यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 7 में देखिए क्या है राष्ट्र निवारण विवाद है। 7A और 7B में क्या है निरीक्षण की नियुक्तियां हैं एवं जो शक्तियां हैं। ग्रेचुटी की वसूली क्या सेक्शन 8 में, सेक्शन 9 में क्या दंड है, देखिए सेक्शन 10 में नियुक्ति की छूट। सेक्शन 11 क्या अपराध का संज्ञान है। सेक्शन 12 सद्भावनापूर्ण कार्य की सुरक्षा। सेक्शन 13 ग्रेचुटी की सुरक्षा। सेक्शन 14 अधिनियम की सर्वोपरिता। सेक्शन 15 ने नियम बनाने की शक्ति, राइट। ये सारी चीजें देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर, इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। देखिए यहाँ पे जो एक समरी है कि पात्रता क्या 5 वर्ष कंटिन्यूअस सर्विस, सेवानिवृत्ति, मृत्यु या त्यागपत्र या विकलांगता की स्थिति में ग्रेचुटी दे। ये सारे कंडीशन है जहाँ पे आप ग्रेचुटी अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं कि लोगों का जनरल जो एक परसेप्शन है कि ग्रेचुटी इज पेएबल ओनली इन केस ऑफ सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट। नॉर्मली हमारे दिमाग में भी अगर हम लेबर लॉज के हिसाब से नहीं, तो हमारे दिमाग में रहता है कि हाँ ग्रेचुटी मतलब कि रिटायर हो तो जो रिटायरमेंट के बाद मिलती है ग्रेचुटी उसी का, बट ऐसा नहीं है। आपको अगर मान लीजिए आपकी डेथ हो जाती है, किसी भी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या वो रिजाइन करता है और उसने 5 ईयर से ज़्यादा सर्विस किया है, देन ऑल्सो ग्रेचुटी इज पेएबल। कॉमन डिसेबिलिटी या डिसेबिलिटी हो जाती है किसी स्थिति की वजह से, कुछ एक्सीडेंट की वजह से, देन ऑल्सो ग्रेचुटी इज पेएबल, राइट। दर क्या है देखिए अंतिम वेतन के आधार पर 15 दिन का, तो 15 दिन का वेतन जितने साल आपने सर्विस किया है और आपका जो लास्ट पेमेंट था बेसिक प्लस डीए उस पे बेसिस पे कैलकुलेट होगा। अधिकतम सीमा देखिए कितना है, अभी वर्तमान में 20 लाख रुपए मैंने आपको बताया था, बैंक मैक्सिमम कितना 20 लाख, राइट। दंड क्या है, समय पे न भुगतान करने पर ब्याज और दंड दिया जाएगा। एक नामांकन अनिवार्य है, आपको क्या नॉमिनेशन फाइल उसमें ऐड करना है, नॉमिनी ऐड करना है, ये चीजें हैं, ठीक है। तो चलो ये आई होप क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, राइट। अगला देखते हैं यहाँ पे एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 जो है इसका समरी क्या, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस ईएसआई एक्ट है, आपको पता है 1948। ये क्या एप्लीकेबल दोस्तों, इसमें क्या है बेसिकली ये जो उनको जो भी इसके मेंबर हैं, जो भी एप्लीकेबल एलिजिबल एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं, उनको मेडिकल बेनिफिट, देन इसको इंश्योरेंस, फ्यूनरल बेनिफिट्स या हॉस्पिटलाइजेशन के केस में जो मेडिकल बेनिफिट्स मिलता है वो सारी चीज़, डेथ बेनिफिट्स, वो सारी चीज़ें इसमें दी जाती हैं, प्रोवाइड कराई जाती हैं। ESIC के जो होता है आपने सुना होगा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो ये सारी चीज़ें मैनेज करता है। और ESI के बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पर आपको क्या है वहाँ पे इलाज कराया जाता है जो ESI के मेंबर हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, राइट। तो क्या क्या प्रोविजन है हम यहाँ पे देख सकते हैं। चलो आगे डिस्कस करते हैं। नाउ देखिए सेक्शन 1 में सेम सावर टाइटल एक्सटेंड और जो कब से शुरू होगा वो सब। सेक्शन 2 में डेफिनेशन में बताया था, सेक्शन 2 स्टैंडर्ड है कि आप सारी डेफिनेशन दी होती है वहाँ पे, राइट। सेक्शन 3 से 25 तक क्या है ESI कॉर्पोरेशन कमिटीज काउंसिल्स हैं, ये सारी चीज़ें ये आप देख लीजिएगा दोस्तों डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे मैं अब डिटेल नहीं जा रहा हूँ, बट ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 26 से 36 क्या है फाइनेंशियल एंड ऑडिटिंग है, काउंट्रीब्यूशन एंड रिकवरी क्या है 38 से लेकर 45 EI में है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 46 और 52 क्या है देखिए बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स कितने तक है देखिए, बीमारी, डिजीज, मातृत्व, विकलांगता, आश्रित चिकित्सा और अंतिम संस्कार लाभ, राइट, मैंने बताया था। सेक्शन 75 से लेकर 80 तक क्या है एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट, विवादों का समाधान होता है। ESI कोर्ट होते हैं, स्पेशली अंशदान लाभ पात्रता का निपटान करते हैं, राइट। देन शेड्यूल्स क्या है, शेड्यूल 1-2 में जो है द्वितीय सूची है, इसमें क्या है देखिए सेकंड शेड्यूल में क्या है जो भी चोटों की सूची है और व्यावसायिक है, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, ये किसमें है दोस्तों, ये जो थर्ड शेड्यूल है, आपको आपने सुना होगा। तो ऑक्यूपेशनल डिजीज किसमें, थर्ड बेसिस में, राइट। देन यहाँ पे देखो दोस्तों आपको बीमारी लाभ देखिए सिकनेस बेनिफिट कितना है 70% ऑफ वेतन का तक का भुगतान, अधिकतम 91 डेज प्रति वर्ष, राइट। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, क्विकली आप देख लेते हैं।
राइट। मातृत्व लाभ, मैटरनिटी लीव आपको पता है, मैटरनिटी बेनिफिट जो वर्कर्स, जो एम्प्लॉइज या जो भी लेडीज हैं, अगर वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में कवर हैं तो यहाँ पे उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। तो गर्भावस्था के दौरान जो 26 वीक्स आपको पता है जो लीव मिलती है मैटरनिटी, विकलांगता बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, आश्रित डिपेंडेंसी बेनिफिट, देन मेडिकल बेनिफिट, चिकित्सा लाभ, ये सारी चीजें इस एक्ट का पार्ट हैं जो ईएसआई के अंदर प्रोवाइड कराई जाती हैं। क्लियर है? तो ये इसके की बेनिफिट्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप क्लियर। ओके, देन देखिए फ्यूनरल एक्सपेंसेस, अंतिम संस्कार व्यय, राइट, उसके लिए है 15,000 तक क्या वर्तमान दर है अभी, कितना 15,000 दिया जाता है। देन क्विक फैक्ट्स देखिए, ये कहाँ पे लागू होता है, 10 या 10 से अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों पर, ईएसआई एक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो वेयर 10 और मोर एम्प्लॉइज आर देयर, दिस एक्ट इज अप्लीकेबल। देन न्यूनतम पात्रता बेनिफिट, वेतन पात्रता, कि कितना आपकी सैलरी होनी चाहिए या किससे ज़्यादा नहीं होनी है, देन यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट, राइट। देखिए 21,000 प्रति माह, दैट इज द लेटेस्ट one. Your salary or any worker salary should not be more than that 21,000. Otherwise, he will not be a member of ESI. He will not be eligible for ESI benefits, right? तो लिमिट कितना है, 21,000 रुपये, 21,000 पर मंथ से ज़्यादा आपकी सैलरी नहीं होनी चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर ESI एक्ट, राइट। कर्मचारी योगदान देखिए क्या है, 3.75। नियोक्ता मीन्स एम्प्लॉयर का जो फैक्ट्री का वो 3.25 मासिक वेतन का, राइट। तो देखिए इसमें क्या ESIC मैंने बताया कॉर्पोरेशन है जो इसको फंड को मैनेज करता है। इसमें दो पार्ट है कंट्रीब्यूशन का, राइट। एक है दोस्तों एम्प्लॉय का, वो कितना है, वो है 0.75%, राइट। देन एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय मतलब जो नियोक्ता है, राइट, उसका कितना है दोस्तों, उसका है 3.25% ऑफ योर जो भी बेसिक पे है, बेसिक प्लस DA। क्लियर है? तो ये कंट्रीब्यूशन है। टोटल कितना है, टोटल है 4%, टोटल 4% कंट्रीब्यूशन। ओके, ठीक है। इस एक्ट में टोटल 4% कंट्रीब्यूशन टोटल जाता है, 0.75% एम्प्लॉय का, 3.25% एम्प्लॉयर का। क्लियर है? जस्ट मैंने आपको क्विकली बता दिया। इसकी लिमिट कितनी है, देखिए लिमिट है कि लेस देन 21,000 पर महीने, राइट। कितना, 21,000 पर मंथ। ओके, सो दिस इज द समरी ऑफ दिस थिंग्स एंड मैंने ये बाकी प्रोविजंस यहाँ पे आपको डिस्कस किया, बताया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखिए माइंस एक्ट का, माइंस एक्ट आपको पता है जो खान अधिनियम 1952 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन आया गया था, एग्जाम में पूछे गए थे, राइट। इसमें क्या जो भी जितने माइंस होती हैं उनका क्या प्रोविजन है, उनके क्या कंडीशंस है, वो सारी चीजें जो माइंस एक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो खान अधिनियम है, इसमें क्या है देखिए बेसिक जो भी समरी है यहाँ पे देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेक्शंस वाइज जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है इसको देख लेते हैं क्विकली। देखिए टू रेगुलेट वर्किंग कंडीशंस, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ माइन वर्कर्स, जो वहाँ पे माइन वर्कर्स काम कर रहे हैं माइंस के अंदर या जो भी एम्प्लॉइज हैं उनका देखिए वर्किंग कंडीशन, हेल्थ, सेफ्टी ऑफ माइन जो वर्कर्स हैं, ये सारी चीज़ें इस एक्ट में गवर्न होती हैं। क्लियर है? खान में कार्यरत श्रमिकों की कार्य स्थितियाँ, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को नियंत्रित करने हेतु जो भी अधिनियम है। क्लियर है? देखिए इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पे बात कर लेते हैं। सेक्शन 16 देखिए क्या, नोटिस बिफोर स्टार्टिंग माइनिंग ऑपरेशन टू द अथॉरिटीज। आप कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी है, अगर आप मान लीजिए माइनिंग जो एक्टिविटीज कहीं भी स्टार्ट होती हैं किसी भी एरिया में, तो आपको क्या है जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या जो DM ऑफिस है, वहाँ पे क्या है देखिए आपको क्या है मिनिमम नोटिस देना है, राइट। देखिए किसमें, सेक्शन 16 में, विद इन 30 डेज, आई थिंक बिफोर 1 मंथ, आई एम नॉट श्योर, इफ जस्ट चेक इट, राइट। कितना, 1 मंथ पहले आपको नोटिस देना है। ये एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था एग्जाम। क्लियर है? देन देखिए सेक्शन 17 में क्या है, एवरी माइनर मस्ट हैव अ क्वालिफाइड मैनेजर, वहाँ पे एक क्वालिफाइड मैनेजर होना चाहिए, राइट। सेक्शन 18 में क्या है, ड्यूटीज ऑफ ओनर्स एजेंट टू फॉर कंप्लायंस, चाइल्ड केयर एंड कैंटीन बाथिंग, ये सारी चीज़ें प्रोविजंस आपको जो एज पर द माइन एक्ट है वो आपको इंश्योर करना है। देन देखिए सेक्शन 19 क्या है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्रोवाइडेड एंड मार्क्ड क्लियरली, राइट। आपको क्या है ड्रिंकिंग वाटर देना है। सेक्शन 20 में क्या है देखिए, एडुकेट लेट्रिन्स एंड यूरिनल्स फॉर बोथ सेक्सेस, मीन्स लेडीज और आदमी के लिए, दोनों के लिए आपको सेपरेट जो भी है वॉशरूम्स आपको करना है, ये सेक्शन 20 में है। सेक्शन 21 में क्या है, फर्स्ट एड बॉक्स एंड रूम्स विद ट्रेन्ड स्टाफ इन माइंस, राइट। सेक्शन 21 में आपको क्या
फॉर मेडिकल इमरजेंसीज फर्स्ट एड बॉक्स रहना और मेडिकल रूम्स रहना, दोज थिंग्स आर पार्ट ऑफ सेक्शन 21। तो ये यहाँ पे जो सेक्शन दिए हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन लिस्टेड हैं, तो प्लीज़ फोकस ऑन ट्राई टू रिमेंबर दीज सेक्शंस, इंपॉर्टेंट है माइंस एक्ट में। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे देखिए उसका प्रोविजन दिया हुआ है किस कंडीशन में, अगर वहाँ पे 150 प्लस कर्मचारी हैं तो आपको क्या फर्स्ट एड बॉक्सेस होने चाहिए, राइट। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रोविजन एक बार पूछा गया था कि मिनिमम कितना नंबर होना चाहिए, तो कितने 150 प्लस कर्मचारी, फर्स्ट एड रूम इज कंपल्सरी। क्लियर है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम। नाउ सेक्शन 23 देखते हैं। यहाँ पे एक्सीडेंट मस्ट बी रिपोर्टेड विद कितना 24 आवर्स, राइट। ये भी यहाँ पे सेक्शन क्या है, नोटिफाई डिजीज लिस्टेड बाय गवर्नमेंट, आपको क्या है जो भी लिस्टेड डिजीज है गवर्नमेंट के द्वारा वो हम नोटिफाई करना है, ओके। सेक्शन 28 29 में क्या है, 1 वीक वीकली रेस्ट मैंडेटरी, कंपल्सरी रेस्ट इफ मिस्ड, राइट। वीकली आपको 1 डे रेस्ट देना है जो भी वर्कर्स हैं आपको। देन मैक्सिमम वर्किंग आवर्स 9 आवर्स पर डे, राइट, एंड 8 आवर्स बिलो द ग्राउंड। देखिए दो तरफ से माइन होती हैं, एक है कि एबव द ग्राउंड जो ऊपर ऊपर है, अगर मान लीजिए अंडरग्राउंड माइंस है तो वहाँ पे क्या मैक्सिमम वर्किंग आवर्स कितना है 8 आवर्स पर डे, अगर एबव द ग्राउंड माइंस है तो 9 आवर्स पर डे। ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है एग्जाम में, किसमें, सेक्शन 31 से लॉ 31 में चीज मेंशन। क्लियर है। सेक्शन 33 क्या कहता है, ओवर टाइम वेजेस एट डबल रेट। आप जो नॉर्मल रेट है वर्कर्स का, अगर आप ओवर टाइम कराते हैं किसी भी वर्कर से तो डबल रेट होगा। सेक्शन 35 में देखिए क्या है कि मैक्सिमम 10 वर्किंग आवर्स पर डे इंक्लूडिंग ओवर टाइम, मीन्स ओवर टाइम कराने के बाद भी मैक्सिमम 10 आवर्स भी आप काम करा सकते हैं। सेक्शन क्या है, नोटिस ऑफ वर्किंग आवर्स मस्ट बी डिस्प्लेड। सेक्शन 40 में देखिए इंपॉर्टेंट है कि नो पर्सन बिलो 18 ईयर्स टू वर्क इन द माइंस। माइंस में 18 साल से कम कोई भी व्यक्ति है, कोई भी कर्मचारी है, वर्कर है, वो लीगली नॉट अलाउड, राइट। तो सेक्शन 40 में वो चीज़ है कि प्रोहिबिटेड बिलो 18 ईयर्स से वर्कर। क्लियर है। बट फैक्ट्रीज एक्ट में देखिए टर्म्स एंड कंडीशन अलग हैं, आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। फैक्ट्रीज एक्ट में दूसरे टर्म्स एंड कंडीशन एडोलसेंट, चाइल्ड और जो एडल्ट की डेफिनेशन है वो थोड़ी डिफरेंट है, राइट। सेक्शन 46 देखिए इंपॉर्टेंट है बहुत, वीमेन कैन नॉट वर्क अंडरग्राउंड, राइट। अंडरग्राउंड माइंस में वीमेन आर नॉट अलाउड टू वर्क, कैन वर्क एबव ग्राउंड बिटवीन 6 AM to 7 PM, राइट। नाइट में आप उनको क्या है उनकी ड्यूटी नहीं लगा सकते हो। ओनली दे आर अलाउड टू वर्क फ्रॉम 6 AM to 6 PM, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ओनली दे आर अलाउड टू वर्क एंड दैट टू ओनली एबव ग्राउंड, राइट। केवल जो है भूमि के ऊपर भूमिगत कार्यों के लिए महिलाओं का आप क्या है उनको कार्यरत नहीं कर सकते हो। क्लियर है। सेक्शन देखिए 52 से 53 क्या है, एनुअल पेड लीव आफ्टर कैलेंडर ईयर ऑफ सर्विस, तो आपको एनुअल पेड लीव देना है कुछ चीज़ें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेक्शन देखिए इंपॉर्टेंट है ये डॉक्यूमेंट। तो प्लीज़ ये डाउनलोड ऐप पे, ये ऐप पे ये PDF अपलोड है, आप लोग जाइए, अगर आपको लगता है कि यूज़फुल है यू कैन गेट इट दैट। बहुत ही मिनिमम प्राइस में दोस्तों सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ई बुक, PDF, क्लासेस, वीडियोज़, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। क्लियर है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त, आई होप क्लियर। देन देखिए यहाँ पे सेक्शन 71 क्या है, यहाँ पे देखिए रिपोर्ट ऑफ इलीगल प्रोसीडिंग्स टू चीफ इंस्पेक्टर। 740 क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ ऑल एम्प्लॉयड पर्सन, राइट। देन की पॉइंट्स फॉर एग्जाम, महिलाओं को भूमिगत कार्य की अनुमति नहीं है, ऑलरेडी हमने देख लिया। खान में कार्य का अधिकतम समय कितना, 48 आवर्स, राइट, एंड मैक्सिमम 9 आवर्स पर डे, कितना, अगर वो 9 आवर्स पर डे, राइट। और अगर अंडरग्राउंड है, बिलो ग्राउंड, देन ओनली 8 आवर्स। ये चीज़ें भी हमने देखा था। क्लियर। दुर्घटना की सूचना आपको 24 घंटे के अंदर देनी है, ओवर टाइम पे दोगुना पेमेंट करना है, चाइल्ड केयर रूम, कैंटीन, शौचालय ये आदि की व्यवस्था करना है इफ सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर उससे ज़्यादा हैं तो। ये दोज प्रोविजंस यू हैव टू इंश्योर एज पर द माइंस एक्ट 1952। क्लियर है, ओके, आई होप क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला एक्ट क्या है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946। इंपॉर्टेंट है ये भी। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या है दोस्तों, ये जो भी वर्कर्स हैं उनका जो टर्म्स एंड कंडीशन है, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है, जॉब से रिलेटेड कंडीशन है, वो सारी चीज़ें इस एक्ट का पार्ट होती हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर्स, स्थायी आदेश जिसको बोला जाता है। तो एनी टर्म्स, एनी प्रोविजन रिलेटेड विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, service related, working condition, salary, all those things are part of this industrial employment standing orders act 1946, right। इसमें उनके जो भी कंडीशंस हैं वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। और ये अगर आप इसमें कोई चेंज करना चाहता है जो फैक्ट्री का मैनेजमेंट है, देन दे हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम
दिस इंडस्ट्रियल जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर से रजिस्ट्रार है, राइट। तो उसके प्रोविजंस हैं, आप क्या प्रोसीजर है, आप मान लीजिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स चेंज करना है आपको, who is the authority to change the certify the change of this standing orders, all those provisions is mentioned in this act, clear। इंपॉर्टेंट है जो वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, बिकॉज उनका सारा जो टर्म्स एंड कंडीशन है दैट इज गवर्न बाय दिस एक्ट, क्लियर। ओके, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड एप्लीकेशन सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स लाइक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर स्टैंडिंग ऑर्डर्स, राइट। सेक्शन 3 में क्या है, एम्प्लॉयर टू सबमिट ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स विद इन 6 मंथ ऑफ एप्लीकेबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है कि विद इन 6 मंथ जो है, जो एम्प्लॉयर है उसको क्या, एक ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर, स्थायी आदेश बना के, एक ड्राफ्ट बना के, मसौदा बना के आपको विद इन 6 मंथ ऑफ एप्लीकेबिलिटी, मान लीजिए जब से आपका ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर कवर होता है, within 6 months you have to prepare and submit this draft to the concerned authorities, clear है। सेक्शन 4 क्या है, कंडीशन फॉर सर्टिफिकेशन मस्ट कवर ऑल मैटर्स, सर्टिफिकेशन पास बाय सर्टिफाइंग ऑफिसर, बताया था सर्टिफाइंग ऑफिसर मतलब जो कि ये चीज़ें सर्टिफाई करेगा, एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होता है, राइट। अपील अगेंस्ट सर्टिफिकेशन ऑर्डर कैन बी मेड विद इन 30 डेज, ये भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, राइट। विद इन कितना, विद इन 30 डेज यू कैन अपील, राइट, विद इन 30 डेज। मान लीजिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो पास हुआ, आप अपील कर सकते हो किसके पास, जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है, अगेंस्ट एनी प्रोविजन और एनी थिंग यू आर फाइंडिंग इट इज नॉट करेक्ट, राइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ देखिए अगला यहाँ पे सेक्शन 7 में क्या है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स बिकम ऑपरेटिव आफ्टर 30 डेज, राइट, 7 डेज आफ्टर अपील डिसीजन, राइट। तो 30 दिन के बाद क्या है, ये ऑपरेटिव हो जाता है। और मान लीजिए अपील किसी ने किया है, अपील अगर वो एक्सेप्ट हुई नहीं हुई, विद इन 7 डेज। सर्टिफाइंग स्टैंडिंग ऑर्डर्स टू बी इंटर्ड इन द रजिस्टर, मतलब रजिस्टर में आपको चीज़ें पूरा मेंटेन कर रिकॉर्ड। स्टैंडिंग ऑर्डर्स टू बी पोस्टेड एट द इंटेंडेंस एंड वर्क एरिया, मीन्स यू हैव टू डिस्प्ले नोटिस बोर्ड पे या वर्किंग एरिया में कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स का जो आपका मोन प्रोविजंस है वो डिस्प्ले करना है, सो दैट वर्कर्स विल हैव नॉलेज, उनके पास अपने जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स का कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन है, दे शुड नो, क्लियर। सो फॉर दैट पर्पज दे शुड पेस्ट या दे शुड डिस्प्ले दीज स्टैंडिंग ऑर्डर्स एट द सर्टेन इंट्रेंस एंड वर्क एरियाज, राइट। सेक्शन 10 देखिए क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स आफ्टर 6 मंथ अलाउड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। वंस स्टैंडिंग ऑर्डर इज पास्ड, cleared, certified by certifying officer, then after 6 months only you can go for जो modification, within 6 months no modification is allowed, after 6 months only modification is allowed as per the act, clear है। 10A में देखिए क्या है, सेक्शन 10A, ये यहाँ पे सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस ड्यूरिंग सस्पेंशन। मान लीजिए कोई वर्कर है, सस्पेंड होता है किसी भी रीजन से, ड्यू टू एनी डिसिप्लिनरी एक्शन या कुछ कोर्ट केसेस या कुछ, तो सस्पेंशन के दौरान मान लीजिए, क्योंकि तब तक तो क्लैरिटी नहीं रहेगी, उसमें जांच कमेटी बनेगी, इंक्वायरी कमेटी, या कोर्ट में केसेस है तो इट विल बी, ट्रायल विल बी गोइंग ऑन, टिल नाउ ही इज नॉट डिक्लेयर इज ए गिल्टी, देन आपको क्या है, इनके ड्यूरेशन ऑफ द सस्पेंशन यू हैव टू पे द सब्सिस्टेंस अलाउंसेस, राइट। उसको क्या है 75% और 50% कुछ उसका क्राइटेरिया है, राइट। आपको क्या है, उसको क्या है, निर्वाह भत्ता एक प्रदान करना है, सब्सिस्टेंस मतलब कि निर्वाह भत्ता, 50% ऑफ सैलरी, 75% ऑफ सैलरी, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि 75% तक आपको 75 सैलरी आपको प्रोवाइड कराना है विद इन शायद अप टू 6 मंथ और 3 मंथ्स, आई एम नॉट श्योर, देख लीजिएगा, ये डिटेल में हमने अपने डिस्कशन में वहाँ पे वीडियोज़ में, और जो हमारा समरी सीट है जो टॉपिक वाइज का वो पीपीटी है, उसमें ये चीज़ें क्लियर दी हुई है, क्लियर। अगला देखिए 11 में क्या, सर्टिफाइंग ऑफिसर है सिविल कोर्ट पावर, राइट। सेक्शन 2 में क्या है, ओरल एविडेंस कंट्राडिक्टिंग जो भी है, ऑर्डर्स नॉट डिस्मिसल, टेम्परेरी एप्लीकेशन ऑफ मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर अंटिल फाइनल सर्टिफिकेशन, पेनल्टी फॉर फेलियर टू सबमिट फॉलो सर्टिंग ऑर्डर्स की पेनल्टी ये 13 में है, राइट। डिस्प्यूट ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर टू बी रेफर टू द लेबर कोर्ट, राइट, 13A में है, राइट। सपोज एनी प्रोविजन इज नॉट हैविंग क्लैरिटी, there is a dispute on what is the interpretation of the particular terms or conditions, then it will be referred to the labor court who will interpret those जो भी terms and condition है या जो भी interpret करेगा जो provision है, clear है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन भी मेंशन है, आप क्विकली देख लीजिएगा, देखिए 13B, 14A डेलीगेशन ऑफ गवर्नमेंट पावर्स, रूल मेकिंग पावर्स, राइट। शेड्यूल देखिए, मैटर्स स्टैंडिंग ऑर्डर, मैटर्स कवर्ड इन द, क्या क्या मैटर कवर्ड है देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन परमानेंट टेम्परेरी, वर्किंग आवर कितना होगा, हॉलीडेज, वेजेस रेट, शिफ्ट, लीव प्रोसीजर, डिसिप्लिन, सस्पेंशन, डिसमिल, रिड्यूसल मैकेनिज्म, टर्मिनेशन प्रोसीजर, टेम्परेरी स्टॉपेज, ये सारे
चीज़ें, वट एवर टर्म्स एंड कंडीशन में बताया आपको, उसका काम करने का समय कितना होगा, सैलरी कितनी होगी, उनकी छुट्टियों का क्या रूल होगा, ऑल दोज थिंग्स आर कवर्ड अंडर दिस द स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946। क्लियर है? ओके, पूछ सकता है क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, और स्पेसिफिक प्रोविजन यहाँ पे हमने देखा, आप इस पे पीडीएफ में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। हो क्लियर? नो, अगला इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, नाउ नोन एज द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। पहले उसका नाम क्या था, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, अब इसका नाम क्या चेंज करके एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। देखिए इसमें क्या होता है, कंपनसेशन आपको नाम से पता चल रहा होगा कि मान लीजिए किसी भी चीज़ों के ले से लेके चीज़ों से होके, मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है, किसी चीज़ से हो जाता है, या कुछ दुर्घटना हो जाती है, या कुछ और रीजन से, तो एम्प्लॉय को क्या कंपनसेशन एक दिया जाएगा किसके, एम्प्लॉयर के द्वारा। क्लियर है? उसमें देखिए प्रोविजन देख लेते हैं क्विकली। सेक्शन 1 देखिए शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट है। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस है, राइट। इसमें क्या देखिए जो टर्म्स है, वर्कमैन, एम्प्लॉयर, पार्शियल डिसेबलमेंट, टोटल डिसेबलमेंट, राइट, ड्यू टू एन एक्सीडेंट, आंशिक उसको विकलांगता है या पूर्ण विकलांगता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे ये डेफिनेशन किस में दी है, सेक्शन 2 में, राइट। तो इसका पर्पज़ ये है दोस्तों कि ड्यू टू एनी रीजन, मान लीजिए कुछ एक्सीडेंट की वजह से अगर मान लीजिए परमानेंट डिसेबिलिटी या पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है, देन क्या कितना जुर्माना मिलेगा, कितना कंपनसेशन मिलेगा, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन इस एक्ट में दिए गए हैं। क्लियर है? सेक्शन 3 देखिए क्या है, एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन। एम्प्लॉयर इज लाइबल टू पे कंपनसेशन फॉर इंजरी काज्ड बाय एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए only in that cases employer is liable to pay compensation if accident happens within the factory work area and due to official reason। मान लीजिए पर्सनल रीजन से कोई कुछ कर रहा था, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, देन in that case employer is not liable to pay the compensation as per the this compensation act। उसमें क्लियरली लिखा है कि शुड बी ऑफिशियल पर्पज, राइट। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगला क्या है, सेक्शन 4, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, कितना कंपनसेशन मिलेगा। कंपनसेशन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंजरी, राइट, बताया ना, टाइप ऑफ इंजरी की, सपोज एक्सट्रीम केस डेथ है, आर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, आर पार्शियल टोटल डिसेबिलिटी, या टेम्परेरी डिसेबिलिटी, एंड बेसिस ऑफ द एम्प्लॉयज, या और उसकी सैलरी कितनी है जो भी वर्कर है, एम्प्लॉय है, राइट। ये तीन चीज़ें डिसाइड करेंगे, दो तीन चीज़ें कि उसको कंपनसेशन कितना मिलेगा, और उसकी कुछ मैक्सिमम लिमिट्स भी हैं कि उससे ज़्यादा है या उससे कम, दैट मिनिमम लिमिट्स है कि मिनिमम दिस आर बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन, राइट। कैलकुलेट करके जो भी मिनिमम होगा वो उसको कंपनसेशन के रूप में मिलेगा। क्लियर है? सेक्शन 4 है, देखिए क्या है, कंपनसेशन पेमेंट टाइमलाइंस है। कंपनसेशन मस्ट बी पेड विद इन 30 डेज, डिलेज लेड टू द पेनल्टी एंड इंटरेस्ट। कंपनसेशन जो भी है मिल रहा है वर्कर को, उसको 30 दिन के अंदर मिनिमम यू हैव टू पे, मैक्सिमम 30 दिन के अंदर यू हैव टू पे। आपको 30 दिन के उसका भुगतान कर देना है, अदरवाइज क्या पेनल्टी या उस पर ब्याज भी लगाया जा सकता है। क्लियर है? सेक्शन 10 क्या है, नोटिस एंड क्लेम। एक्सीडेंट नोटिस मस्ट बी गिवन एज सुन एज प्रेडिक्टेबल, क्लेम टू बी मेड विद इन 2 ईयर्स। जो भी है, अगर आपको नोटिस या क्लेम कुछ भी इशूज है तो आप विद इन 2 ईयर्स आप वो क्लेम कर सकते हो। उससे ज़्यादा अगर मान लीजिए आप क्लेम करते हो कि नहीं मेरा 5 साल पहले मेरे साथ ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, ये मैं क्लेम करना चाहता हूँ, वो जो भी बेनिफिट्स है कंपनसेशन है, तो देन नॉट अलाउड, विद इन 2 ईयर्स यू हैव टू क्लेम द जो भी आपका कंपनसेशन। सेक्शन 8 क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन ऑफ डेथ मस्ट बी डिपॉजिटेड विद द कमिश्नर, नॉट टू डायरेक्टली पे टू द डिपेंडेंट्स, राइट। सेक्शन 8 के पावर्स टू रिक्वायर स्टेटमेंट रेफरेंस टू कमिश्नर। सेक्शन 30 में देखिए क्या, अपील यू कैन फाइन। देन शेड्यूल 1 में लिस्ट इंजरीज डिमेंड्स टू रिजल्ट इन परमानेंट टोटली और डिसेबिलिटी, लिस्ट पर्सन्स हु आर कंसिडर्ड एज अ वर्कमैन। तो ये शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में दिस लिस्ट दे हैव गिवन। शेड्यूल 1 में क्या है, लिस्ट ऑफ इंजरीज विच कॉजेज द रिजल्ट इन परमानेंट टोटल आर पार्शियल डिसेबिलिटी, राइट। स्थायी विकलांगता या अस्थायी विकलांगता है, वो सारी चीज़ों का जो लिस्ट है एक डिजीज का, वो शेड्यूल 1 में है। 2 में क्या है दिया है दोस्तों, लिस्ट ऑफ पर्सन्स हु आर कंसिडर्ड टू बी द वर्कमैन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। देखिए शेड्यूल 3 में क्या दिया दोस्तों, शेड्यूल 3 में क्या है, लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज। शेड्यूल 3 में क्या है, ऑक्यूपेशनल आपको पता है व्यावसायिक रोगों की डिजीज, मतलब कि ऐसे डिजीजेज दो आपके काम करने के जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है। आपका जो काम करने का नेचर है दोस्तों, सपोज आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, मान लीजिए मर्करी फैक्ट्री में, कुछ ऐसा केमिकल फैक्ट्री में या माइंस में, जहाँ पर क्या है आपके काम करने के नेचर की वजह से, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑक्यूपेशनल डिजीज। किसी को लंग्स का प्रॉब्लम आ जाता है, अस्थमा हो जाता है, ये सारी चीज़ें। तो लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज जो है इसके अंदर क्या है, कुछ कंपनसेशन का प्रोविजन है, वो शेड्यूल 3 में दी गई है, राइट। ये लिस्ट यहाँ पे देखिए, इस पीडीएफ में लिस्ट भी आपको दी गई है शेड्यूल 3 में, राइट। यहाँ पे कौन कौन सी डिजीज हैं, ये चीज़ें भी यहाँ पे कवर की गई हैं। शेड्यूल 4 में इसी तरह से क्या है, फैक्टर फॉर कैलकुलेटिंग कंपनसेशन
बेस्ड ऑन द एज एंड वेजेस। कैसे कैलकुलेट करना है आपको, जो कंपनसेशन बेस्ड ऑन योर एज एंड द जो सैलरी, वो वहाँ पे फैक्टर कैलकुलेशन दिया गया है, राइट। इसमें डिटेल दोस्तों पूरा कैलकुलेशन आपको हमारे जो पीपीटी है, जो सब्जेक्ट पीपीटी है, टॉपिक पीपीटी, उसमें मिल जाएगी ऐप पे पीडीएफ में फॉर्मेट में, राइट। तो आप जाकर वहाँ पे रेफर कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे लगता हो कि जरूरत है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए ऑक्यूपेशनल डिजीज का लिस्ट भी दिया हुआ है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए कौन कौन सी डिजीज है। यहाँ पे देखिए पॉइजन बाय नेटोस्पर्मस, डिजीज कॉज्ड बाय लेड आर टॉक्सिक, राइट, डिजीज कॉज्ड बाय वर्क इन कंपोस्ट एयर, पॉइजनिंग बाय आर्गनो फास्फोरस कंपाउंड्स। पार्ट बी में देखिए दोस्तों यहाँ पे डिजीज कॉज्ड बाय फास्फोरस और टॉक्सिक कंपाउंड्स, डिजीज कॉज्ड बाय बेंजीन। इस तरह से ये पूरा लिस्ट दिया, एग्जॉस्टिव लिस्ट है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, कभी कोई एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ रहा है, राइट, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला एक्ट है दोस्तों यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। आपको पता है इसका जो मीनिंग है कि जो भी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, वहाँ पे क्या है, जो वर्कर है उनको एक मिनिमम स्टैट्यूटरी वेतन देना अनिवार्य है। आप अगर उससे कम दे रहे हैं तो एक तरह से ये आपका जो कंप्लायंस इश्यूज है, यू आर नॉट फॉलोइंग द एक्ट, राइट। तो मिनिमम वेजेस एक्ट में यही चीज प्रोविजन दी गई है कि कितना मजदूरी देना है, कौन डिसाइड करेगा मिनिमम वेजेस एक्ट, कितने साल में आपको रिवाइज करना है जो मिनिमम वेजेस न्यूनतम मजदूरी है, ये सारे प्रोविजन यहाँ पे जो दिए गए हैं इसके एक्ट के अंदर। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे सेक्शन 3 क्या है, फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, राइट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेल फिक्स मिनिमम वेजेस फॉर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, देखिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पे इस एक्ट में डिफिनेशन दी गई है, सेंटर या स्टेट जो भी बेस्ड ऑन द नेचर एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री, राइट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट होगी, राइट। सेल फिक्स द मिनिमम वेजेस फॉर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट की गवर्नमेंट एक लिस्ट देगी, राइट। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है कि गवर्नमेंट विल नोटिफाई द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय इंडस्ट्रीज वेयर दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल। सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज अ कि ओनली फॉर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स द मिनिमम वेजेस एक्ट विल बी एप्लीकेबल, राइट। या मिनिमम एक्ट जो मिनिमम वेजेस है, न्यूनतम मजदूरी, वो एप्लीकेबल होगी। ये किसमें, सेक्शन 3 में। देखिए सेक्शन 4 में क्या है, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। मिनिमम रेट क्या होगा, देखिए कैन इंक्लूड बेसिक रेट प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस प्लस कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस, राइट। ये एक प्रोसीजर है। सेक्शन 5 क्या दिया है, प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस। क्या प्रोसीजर होगा उसका, थ्रू कमिटी मेथड और नोटिफिकेशन मेथड विद प्रायर पब्लिकेशन एंड कंसल्टेशन ऑफ ऑब्जेक्शन, राइट। एक कमिटी बना के दोस्तों, जो मिनिमम वेजेस बेस कमिटी है, बेस बोर्ड पहले बनता था, वो बैठ के क्या है डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, की व्हाट शुड बी द मिनिमम वेज फॉर पर्टिकुलर इंडस्ट्री। एडवाइजरी बोर्ड देखिए, राइट, सेक्शन 7 में है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, पूछ सकता है कि एडवाइजरी बोर्ड इज प्रोविजन अंडर which section of the minimum wages act, right, to coordinate work or committee and advise the government in wage fixation, right। उसका जो एडवाइजरी बोर्ड का काम होता है टू एडवाइज एंड टू कोऑर्डिनेट फॉर द बेस्ट फिक्सेशन, जो न्यूनतम मजदूरी का जो निर्धारण होता है उसके लिए उसको सलाह देना, एडवाइस देना, दैट इज द वर्क ऑफ जो है ये एडवाइजरी बोर्ड। क्लियर है, चलो आगे बढ़े, आई होप क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेक्शन 8 में देखिएगा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, राइट। सेक्शन 8 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है। सेक्शन 11 में क्या है, वेज इन काइंड, राइट। वेज इन काइंड मतलब कि आप वस्तु के फॉर्म में या किसी चीज के ओनली नॉर्मली पेड इन कैश, राइट। इन नॉर्मली आप किसी वस्तु के फॉर्म में किसी को सैलरी दे सकते हो, आपको कैश के फॉर्म में देना है। कैश मीन्स की या तो ऑनलाइन ट्रांसफर या कैश, राइट। सेक्शन 12 क्या है, पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। सेक्शन 13 क्या है, फिक्सिंग वर्किंग आवर्स एंड रेट। सेक्शन 14 ओवर टाइम, ये सारे प्रोविजन दिए गए हैं, मेंटेनेंस ऑर्डर, इंस्पेक्टर, राइट, क्लेम्स। आप इसको क्विकली देख लीजिएगा, इस पीडीएफ में ये चीज यहाँ पे दी गई है। क्लियर है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पेनल्टीज कितनी होंगी, देखिए एग्जाम्पशन क्या है, सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है, देखिए प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, राइट। आपको पता है इसमें भी जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज है वहाँ पे क्या बोनस का सिस्टम है, जो वर्कर्स हैं उनको बोनस दिया जाता है। बोनस मतलब कि आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट शेयर के हिसाब से, या एक तरह से आपको उनको जो भी वर्क काम कर रहे हैं उसके लिए एक तरह से उनको रिवार्ड देना, राइट। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 है, राइट। उसमें क्या क्या प्रोविजन है वो देख लेते हैं क्विकली। सेक्शन 1 में देखिए क्या शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड एप्लीकेशन है। सेक्शन 2 में डेफिनेशन है सेम। सेक्शन 3 एस्टेब्लिशमेंट टू द इंक्लूड डिपार्टमेंट्स, राइट। सेक्शन 4 क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, कैसे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो चीज़ है। देन सेक्शन 5 में क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ अवेलेबल सरप्लस। अवेलेबल सरप्लस मतलब ग्रॉस प्रॉफिट माइनस प्रायर चार्जेस, राइट। एक फॉर्मूला दिया है यहाँ पे।
सेक्शन 6 क्या है, डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट। डिडक्शन इंक्लूड डिप्रिसिएशन, डेवलपमेंट, रिबेट, इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। इसमें क्या दोस्तों, पहले एक जो एलोकेबल सरप्लस या एप्लीकेबल, एलोकेबल मतलब कि जो एलोकेट किया जा सकता है बोनस के लिए, वो एक सरप्लस कैलकुलेट किया जाता है। देन उसमें कुछ मिनिमम बोनस क्या है, 8.33% है। मैक्सिमम बोनस कितना है, 20%। तो इस तरह से है कि मिनिमम 8.33% ऑफ जो भी बेसिक पे है उनका वर्कर्स का, आपको क्या है उसको देना है एज अ बोनस ईयरली। क्लियर है। मैक्सिमम बोनस कितना दे सकते हो आप, इसमें 20%। इसमें सेट ऑफ सेट इन का क्लॉज है कि एक साल आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है तो आपको ऐसा नहीं कि आप सपोज 20% से ज़्यादा आपको देने का एप्लीकेबिलिटी है, बट आप मैक्सिमम दे सकते हो कितना, 20%। तो उस तरह से सेट ऑन सेट ऑफ क्लास कर सकते हो कि वो जो एक्स्ट्रा एलोकेबल सरप्लस है, एलोकेबल, वो कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मान लीजिए आपका प्रॉफिट कम होता है तो वो उसमें ऐड हो जाएगा और ओवरऑल आपको वो है बोनस मिल जाएगा। तो इस तरह से इसमें क्लॉजेज हैं जो उन्होंने डिटेल में पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे समरी में क्विकली बता रहा हूँ, राइट। ठीक है, तो इसमें समझ गए आप। चलो, एप्लीकेबल कहाँ पे है, देखिए ये 20 से अधिक एम्प्लॉय जहाँ पर है, राइट। ये चीज़ें देख लीजिएगा, ये भी कभी कभी पूछ लेता है सिंपल क्वेश्चन में। तो हर एक्ट का मैंने एक ये भी बताया था, एक समरी सीट हमारे ऐप पे अवेलेबल है, राइट, कि कौन सा एक्ट कितने मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होने चाहिए तब अप्लीकेबल है। ये इसका भी हमने एक वीडियो अलग से सेपरेटली एक पीडीएफ बनाया है, ऐप पे अवेलेबल है, आप उसको रेफर कर लीजिएगा। क्लियर है। देखिए यहाँ पे इसका क्या कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स अवेलेबल। देखिए एलिजिबिलिटी फॉर बोनस, देखिए एम्प्लॉय ड्यूरिंग 21,000 और लेस ओनली एलिजिबल फॉर बोनस। अभी जो employees drawing 21,000 or less or who has worked for at least 30 days eligible. 30 days who has worked for 1 year in a year and 21,000 or less salary. These two criteria eligibility for bonus. Then only you are eligible for bonus. Suppose आपकी सैलरी 25,000 है, 30,000 है, then you are not eligible for bonus, right? Or you have not worked 30 days minimum in a year, then you are also not eligible. तो ये eligibility. Disqualification देखिए क्या है, अगर fraud, violent behavior है। मिनिमम बोनस ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 10 में देखिए मिनिमम 8.33% ऑफ सैलरी वेजेस आर 100 विच ओवर इज हायर, राइट। तो 100 तो बहुत ही कम है आजकल। ये सारी जो वैल्यूज हैं एक्चुअली बहुत पहले के जो ओरिजिनल एक्ट में दिए गए हैं वही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, राइट। देन सेक्शन में देखिए मैक्सिमम बोनस, देखिए मैक्सिमम बोनस कितना है, 20%, राइट। एंड इफ एलोकेबल सरप्लस परमिट्स, राइट। मैं बताया था ना, एलोकेबल सरप्लस मतलब कि कितना अब उसमें एलोकेट किया जा सकता है सरप्लस, वो है 20% तक मैक्सिमम। तो वही चीज यहाँ पे दी है। सैलरी लिमिट फॉर बेसिक कैलकुलेशन, देखिए फॉर बोनस कैलकुलेशन सैलरी इज कैप्ड एट 7,000। तो देखिए इसमें एक और ट्विस्ट है कि आपकी जो सैलरी जो 8.33% है या 20%, आपकी जो सैलरी कैप हो गई वो एक डिसाइड कर दी गई कितना, 7,000 ओनली, राइट। तो इट विल नॉट बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन एक्चुअल, इट विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द 7,000, राइट। तो कैप्ड एट 7,000 मिनिमम एज विच इज हायर, राइट। क्लियर है। प्रोपोर्शनेट रिडक्शन, कंप्यूटेशन इन स्पेशल केसेस, सेट ऑन सेट ऑफ, देखिए मैंने बताया था आपको, सरप्लस और डेफिसिट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड अप टू 4 ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट है, कब तक, देखिए इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड अप टू 4 ईयर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि आप 10 साल तक कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। 4 साल तक सेट ऑन सेट ऑफ का क्लॉज ये है कि अगर एक साल प्रॉफिट कम होता है आपका, तो अगर आपका पिछला साल का प्रॉफिट ज़्यादा था, एलोकेबल जो सरप्लस है वो ज़्यादा है, अमाउंट बचा हुआ है आपको बोनस देने के बाद भी, यू कैन कैरी फॉरवर्ड बट अप टू 4 ईयर्स मैक्सिमम, दोज थिंग्स अप टू 4 ईयर्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है। नाउ देखिए सेक्शन 16 में स्पेशल प्रोविजन, एडजस्टमेंट ऑफ कस्टम बोनस, डिडक्शन ऑफ बोनस टू बी पेड, टाइम लिमिट फॉर पेमेंट्स, देखिए ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 19 में कि कब से आप पे करना है। बोनस मस्ट बी पेड विद इन 8 मंथ्स, इंपॉर्टेंट क्लॉज है। एक्चुअली जो ये बोनस होता है दोस्तों, ये कैलकुलेट होता है फाइनेंशियल ईयर में। सपोज 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का ईयर माना जाएगा एक फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष, आपको पता है। तो जो वित्तीय ईयर सपोज ये 2025 चल रहा है, 2025 का जो 31 मार्च का जो खत्म हुआ फाइनेंशियल ईयर, उसको क्या है, मार्च के बाद विद इन 8 मंथ्स अप टू नवंबर, कोई भी हर कंपनी को जो भी बोनस अप्लीकेबल है वो आपको पे कर देना है आप विद इन 8 मंथ्स ऑफ द टोटल, राइट। उससे ज़्यादा अगर आप डिले करते हो देन आपके ऊपर पेनल्टी या फाइन लगाई सकती है एज पर द एक्ट प्रोविजन। क्लियर है। तो ये पूछ सकता है एग्जाम में। सेक्शन 20 देखो, अप्लीकेशन टू द पब्लिक सेक्टर, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर रिकॉर्ड्स, ऑफेंस एंड पेनल्टी, ये सारी चीज़ें 6 मंथ तक जेल या फाइन हो सकता है अगर आपने क्या किया है, आपकी जो भी पेनल्टीज या फाइन्स है अगर आपने प्रॉपरली उस चीज़ों को मेंटेन नहीं किया है तो। क्लियर। चलिए लास्ट यहाँ पे देखिए क्या, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, देखिए पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, राइट।
आपको पता है कि जो भुगतान अधिनियम 1936, इसमें क्या है कि सैलरी कैसे पे करना है, कितना पे करना है, कितनी डेट को पे करना है, कितनी विद इन व्हाट डेट यू हैव टू पे द सैलरी विद इन 7 दिन तक, जैसे आपको क्या है महीना खत्म होने के बाद विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर अगर वहाँ पे 1000 से एम्प्लॉई कम है, 1000 से ज़्यादा है तो आप 10 तक पे कर सकते हो। ये जो प्रोविजन ये सारी चीज़ें हैं, किस फॉर्म में आपको सैलरी पे करना है, कैश के फॉर्म में या काइंड के फॉर्म में या किसी वस्तु के फॉर्म में, राइट। ये सारे जो प्रोविजंस हैं ये चीज़ें गवर्न करता है कौन, तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है। क्विकली देख लेते हैं। देखिए शॉर्ट टाइटल, कमिटमेंट कब हुआ, सेक्शन 2 डिफिनेशन आपको पता ही है सारी। सेक्शन 3 देखा है, रिप्रेजेंटेटिव पेमेंट ऑफ लाइज विद इन द एम्प्लॉयर, राइट। फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, राइट। इसमें क्या वीकली और बाई वीकली या 15 डेज या 1 मंथ, मैक्सिमम 1 मंथ, राइट। 1 मंथ से ज़्यादा आप साइकिल नहीं फिक्स कर सकते। ऐसा नहीं कि आप किसी एम्प्लॉय को बोलो कि मैं 6 महीने में एक बार पे करूंगा, मैक्सिमम 1 मंथ इज देयर, बट वीकली ऑल्सो यू कैन पे, या वाई 15 डेज ऑल्सो यू कैन पे, राइट, ठीक है। सेक्शन 5 देखिए, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, मंथली वेजेस मैंने बताया था बाई 7th एंड 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, राइट। 7th कब तक, अगर 1000 से कम वहाँ पे जो वर्कर हैं एम्प्लॉयज हैं, 1000 से ज़्यादा है तो बाई 10th यू हैव टू पे, मैक्सिमम बाई 10th यू हैव टू पे द सैलरी, क्लियर है। सेक्शन 6 क्या है, वेजेस टू बी पेड इन करेंट कॉइन एंड करेंसी, राइट, नॉट इन काइंड, क्लियर है, मैंने ऑलरेडी बताया। तो सेक्शंस इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आप थोड़ा से ये डॉक्यूमेंट अच्छे से बाद में रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए रिवीजन के लिए। और सेक्शन 7 देखिए क्या है, परमिसिबल रिडक्शंस क्या हो सकते हैं उसमें, मान लीजिए फाइन्स, अब्सेंसेस, डैमेजेस जो भी है तो उसका लिमिट है कि 50% इन केस ऑफ नॉर्मल रिडक्शंस, अगर कुछ मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का है तो 75% तक डिडक्शन। मैंने आपको समरी बता दिया, यहाँ पे चीज़ें डिटेल में लिखी होंगी, ये आप गो थ्रू कर लीजिएगा, राइट। सेक्शन 8 देखिए, फाइन मस्ट बी पेड विद इन प्रायर अप्रूवल, राइट। इंस्पेक्टर क्या है, प्रोविजन है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, क्लियर है। आप पढ़ लीजिएगा क्विकली, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने को नहीं है, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा स्किप कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो डिटेल बाइलिंगुअल समरी आप देखिए, यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आपको पता है कारखाना अधिनियम 1948 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, जिसमें कि ओवरऑल गवर्न करता है कि जो फैक्ट्री का स्ट्रक्चर है, फैक्ट्री अधिनियम है, उसमें क्या क्या प्रोविजन होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्लियर। देखिए इसमें क्या है, सेम थिंग, डिफिनेशन सेक्शन दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए सेक्शन 2 के डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री एंड वर्कर, सेक्शन 2 मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताया है कि इसमें ऑल डेफिनेशन हैं। और ये देखिए फैक्ट्री पे कहाँ पे एप्लीकेबल है, प्रीमाइसेस विद 10+ वर्कर्स विद पावर, राइट, 20+ विद विदाउट पावर। अ वर्कर इज ए पर्सन एम्प्लॉयड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो जहाँ पर अगर बिजली की हेल्प से काम होता है वहाँ पे 10+ वर्कर्स, जहाँ पे बिजली की हेल्प से नहीं होता है वहाँ पे 20+ वर्कर्स अगर हैं, तो ये अब जो एक्ट है फैक्ट्री एक्ट वहाँ पे एप्लीकेबल होगा, क्लियर है। अप्रूवल, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन देखिए, प्रायर अप्रूवल फॉर स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर्ड। नोटिस बाय ऑक्यूपायर मस्ट नोटिफाई द चीफ इंस्पेक्टर बिफोर ऑक्यूपाइंग प्रीमाइसेस एज अ फैक्ट्री। तो आपको क्या है, जो भी ऑक्यूपायर है, मान लीजिए फैक्ट्री आप सेटअप कर रहे हो तो यू शुड इन्फॉर्म द चीफ इंस्पेक्टर बिफोर ऑक्यूपाइंग प्रीमाइसेस एज अ फैक्ट्री। हेल्थ प्रोविजन देखिए कहाँ है, सेक्शन 11 से 20 में दिया गया है। इंक्लूड क्लीनलीनेस, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेंटिलेशन, लाइटिंग, ड्रिंकिंग वाटर एंड स्पूटेनियस मीन थूकदान, राइट। ये सारे प्रोविजन क्या है, सेक्शन 11 से लेकर 20 में है, राइट। देन सेक्शन देखिए 21 से 40 सेफ्टी प्रोविजन है, कवर फाइनेंसिंग मशीनरी, सेफ्टी ट्रेनिंग, प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर, डेंजरस फ्यूम्स एंड यूज ऑफ जो पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स, क्लियर है, ओके। तो ये सारे प्रोविजन कहाँ पे डिफाइन है, सेक्शंस में। सेक्शन देख लीजिएगा दोस्तों, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देन देखिए वेलफेयर प्रोविजन 42 से 50 में वेलफेयर क्या, मेडिकल फैसिलिटी लाइक वॉशिंग, सिटिंग, फर्स्ट एड, कैंटीन, रेस्ट रूम, क्रेचेस फॉर वीमेन। ये सारे प्रोविजन दोस्तों हमने बहुत अच्छे से अपने जो है लिस्ट, ये एक एक प्रोविजन में मान लीजिए वेलफेयर ऑफिसर, किससे ज़्यादा ऑफिसर हैं, कितने, मान लीजिए 500 से ज़्यादा ऑफिसर हैं तो आपको यहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए कब, जब 1000 से ज़्यादा वर्कर हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने डिस्कस किया था अपनी थ्योरी के, जो है ये पीपीटी अवेलेबल है ऐप पे जाकर इसका डिटेल पीपीटी आप फैक्ट्रीज एक्ट का भी देख सकते हैं, राइट। बट यहाँ पे देख लीजिए 40 to 50 में क्या है, ये सारे जो फैसिलिटीज़ हैं, राइट। क्रेस्ट के लिए देखो दोस्तों, वहाँ पे क्रेस्ट क्या है, आपको मोर देन 30 अगर वहाँ पे वो है, राइट, 30 से ज़्यादा अगर महिलाएं हैं तो आपको क्या है, एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट यू शुड हैव अ क्रेस्ट फॉर वीमेन, राइट। वर्किंग आवर्स कितना होगा देखिए, 48 आवर्स पर वीक, राइट। ये सारी चीज़ें, वीकली हॉलीडे, रेस्ट इंटरवल्स, ओवर टाइम, एम्प्लॉयमेंट देखिए, प्रोविजन एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन अंडर 14 तो पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। एडोलसेंट देखिए, रिक्वायर सर्टिफिकेशन ऑफ फिटनेस, ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। एनुअल लीव विद वेजेस, आपको 240 डेज में एक क्या जो है इंटाइटल टू एनुअल लीव विद वेजेस। डेंजरस ऑपरेशंस, पेनाल्टीज, ये सारी चीज़ें जो एज पर द फैक्ट्रीज है ना यहाँ पे एप्लीकेबल
ओके, देखिए राइट टू वर्कर्स टू बी इन्फॉर्म, राइट, देन कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, यहाँ पे देखिए पूरा एक एक सेक्शन का एक एक से यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है सेक्शन वाइज, प्लीज गो थ्रू, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एक इसको पढ़िए अच्छे से। यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज पूरा इसका डिटेल देखिए यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हो, राइट। यहाँ पे देखो बताया था मैंने हेल्थ कंडीशन जो है सेक्शन 11 से लेकर 20 तक। सेक्शन 11 में देखिए क्लीननेस, सेक्शन 12 में डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स, सेक्शन 13 में देखिए वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, राइट, डस्ट एंड फ्यूम, देन 18 ड्रिंकिंग वाटर, देखिए सेक्शन 18 ही इंपॉर्टेंट था, कई बार पूछा गया है, राइट। स्पूटांस केस में 20 में, लेट्रिन्स एंड यूरिनल सेक्शन में, सेफ्टी देखिए 21 से लेकर 41, राइट, 21 में फेंसिंग ऑफ मशीनरी, सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग्स परमिशन, हैजार्डस प्रोसेस केस में 41 से लेकर 14 तक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए सेक्शन वाइज भी पूरा डिटेल में दिया है, आप गो थ्रू कर सकते हो, क्लियर है। वेलफेयर प्रोविजन देखिए क्या है, चैप्टर 5 में 42 से लेकर 50 तक, वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट सेक्शन 51 से लेकर 66 तक। तो ये सारी चीज़ें देखिए ओवरऑल मैं कह सकता हूँ यहाँ पे अवेलेबल है। आप देखिए क्रिस का प्रोविजन किस फैक्ट सेक्शन में ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, लाइक, राइट। देखिए सेक्शन 46 में देयर इज अ प्रोविजन फॉर क्रेच, सॉरी सेक्शन 46 में कैंटीन है, सेक्शन 48 में क्रेच है, राइट। सेक्शन 49 में वेलफेयर ऑफिसर मैंने बताया था, 500 प्लस एम्प्लॉयज, पावर टू मेक रूल्स, राइट। फर्स्ट एड एम्प्लॉयंसेज 250 प्लस वर्कर्स है तो वहाँ पे फर्स्ट एड आपको रूम होना चाहिए, राइट। ये सारे प्रोविजंस हमने ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कस किया था, शेल्टर, कैंटीन, 250 प्लस वर्कर्स है तो कैंटीन कंपलसरी है, ऑल दोज थिंग्स बी डिस्कस्ड इन योर डिटेल्ड थ्योरी डिस्कशन, क्लियर है, ओके। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो ये देख लीजिए यहाँ पे, इसी तरह से बाकी के प्रोविजन भी यहाँ पे फुल डिटेल में एक एक सेक्शन वाइज दिया हुआ है, राइट। तो दिस सिंगल डॉक्यूमेंट इज इनफ टू रिवाइज एंड कवर, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, प्लीज डोंट स्किप। ऐप पे जाइए, बहुत ही नॉमिनल फीस में दोस्तों पूरा ये कंटेंट वीडियोस क्लासेस है, विद इन 15-20 डेज आप पूरा लेबर लॉस एक्ट कवर कर सकते हो, आई कैन गारंटी यू, राइट। तो डोंट मिस इट, बहुत ही कम चार्ज, जस्ट 599 में या उससे कम भी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे जाइए, ऐप पे देखिए, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी क्लियरली, ठीक है। चलो तो बहुत मेहनत करके दोस्तों हम लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए हैं आपके लिए, तो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइए, राइट। यहाँ पे देखिए पूरी चीज़ें एप्लीकेबल आपको पता है यहाँ पे, राइट। तो ये देखिए दोस्तों, ये फैक्ट्री एज भी कवर हुआ, 9 बहुत लंबा वीडियो हो गया दोस्तों, ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे कोशिश की आपको देखिए कवर कराने के लिए जितने भी टॉपिक्स मेंशन हैं, राइट, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स एक सिंगल वीडियो में आपको यहाँ पे हमने कोशिश किया कवर कराने के लिए। आई होप थोड़ा सा फास्ट थे बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट था, बट ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है आपके लिए, राइट। तो अच्छे से रिवीजन के लिए लास्ट मोमेंट पे दैट वीडियो इज ऑल्सो यूजफुल, राइट। तो इसको देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो भी तैयारी कर रहे हो, राइट। एंड प्लीज़ like and subscribe our channel also दोस्तों, please help to grow our channel also, right, because दोस्तों हम आपकी हेल्प कर रहे हैं तो हमारी भी आप हेल्प कीजिए थोड़ा से, राइट। तो हमारे चैनल को ग्रो करिए दोस्तों, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए चीज़ों को, राइट। हम आपको इस तरह से हेल्प करते रहेंगे, प्रोवाइड करते रहेंगे जो हो सकेगा कंटेंट। चलिए, तो आई होप ये यूजफुल रहा होगा, जो हमारा एक मैराथन सेशन था, थोड़ा से लंबा वीडियोस था, राइट, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज चाहिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना है, तो टॉपिक एमसीक्यू चाहिए, सारी चीज़ें अगर हैं, आपको प्रैक्टिस क्विजेज चाहिए तो प्लीज़ डाउनलोड और ऐप व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आपको रेडिली अवेलेबल है। कितने, वहाँ पे 20 टेस्ट अवेलेबल है वहाँ पे लेबर लॉस के केवल, राइट। 20 टेस्ट है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं, राइट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, राइट, टॉपिक एमसीक्यूज, ई बुक भी है, राइट। ये सारी चीज़ें हमारे ऐप पे अवेलेबल हैं, तो अगर आपको लगता है यूज़फुल है, राइट, क्विकली जाके आप देख सकते हो, स्पेशली जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट, क्लियर है, ओके। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, सारा लिंक जो ऐप का या ज्वाइन करने का टेस्ट सीरीज का, एवरीथिंग इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।